चैप्टर 1 समझने से सबसे पहले आपको ये जान लेना है कुछ-कुछ पॉइंट, ताकि आप जब आगे पढ़ो तो बहुत चीज़ें स्मूथ लगे। तो अभी जो मैं 2 पेज में आपको समझाऊँगी, वो एक्चुअली क्रक्स है पूरे चैप्टर 1 का। अगर आप ये समझ जाओगे तो आगे चैप्टर 1 बहुत ईज़ी लगेगा आपको। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कुछ प्रिंसिपल है, रूल है जिसके हिसाब से अकाउंट्स बनाया जाएगा, ठीक है? इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ़ॉलो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस हिसाब से बनाती है, ठीक है? फिर बाहर की कंपनी भी तो कुछ फ़ॉलो करती होगी, हाँ, बाहर की फ़ॉलो करती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ़ॉलो करती है। हुआ क्या कि बहुत सारी कंट्री मिलके एक ग्रुप बनाया, एक जन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि भई आप बताओ, आप जैसा बताओगे उस हिसाब से हम सारी कंट्री अपना अकाउंट्स बनाएँगे, अपना अकाउंटिंग का जो भी फॉर्मेट है वो बनाएँगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ़ॉलो करेंगे, आप बताओ। तो उस बॉडी का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बाहर की कंपनी उसे फॉलो करती है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में वही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी बनाया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो फॉलो करती है, ठीक है। फिर चेंजेस होते रहे, फिर क्या हुआ, उन्होंने एक नया निकाला इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। तो अब क्या हो गया, बाहर 2 चीज़ फ़ॉलो होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दोनों। अब ये दोनों चल रहा है बाहर और हम लोग इन दोनों के लिए बोलेंगे। इन दोनों के लिए मैं यूज़ करूँगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दोनों ही चीज़ें फ़ॉलो हो रही है कंपनी में और हम लोग इसको यूज़ करेंगे। मैं जब भी कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगी आईएफआरएस नहीं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये बात हुआ बाहर की सिनेरियो का। एक और चीज़ मैं बाहर की सिनेरियो में बता दूँ, यूएस गैप भी बहुत फ़ेमस है। यूएस गैप क्या, यूएस वाली जो है कंपनी, यूएस में जितने भी कंपनीज़ हैं, वहाँ के कंपनीज़ फ़ॉलो करती है यूएस गैप, ठीक है? और बहुत सारी कंट्री मिलके जो बनाया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो जो बनाया वो भी काफ़ी कंट्रीज़ फ़ॉलो करती है, ठीक है? इंडिया नहीं है उसमें, इंडिया नहीं फ़ॉलो करती आईएफआरएस, ठीक है? यहाँ ये तो बाहर का सिनेरियो हो गया कि यूएस में जो कंपनीज़ हैं वो यूएस गैप करती है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक जन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आप बताओ कैसे बनाना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या रखना है, हम लोग वो फॉलो करेंगे। जितनी कंट्री एग्री हुई उन्होंने वो फॉलो किया। और क्या फॉलो किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये हो गया बाहर का सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो में क्या हुआ, इंडियन सिनेरियो में आईसीएआई के अंदर जो बॉडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारी कंपनी, इंडिया में जितनी भी कंपनी है सब फॉलो कर रही थी। फिर इनको जब लगा कि नहीं, अब तो चीज़ें ग्लोबल हो रही है, हमारी कंपनी बाहर से भी पैसे रेज़ कर रही है, उनके वहाँ के भी जो हम लोग के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए था कि वो और इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी आईएफआरएस फ़ॉलो करते हैं। पर जब उन्होंने आईएफआरएस खोल के देखा, तो देखा कि अरे इंडियन सिनेरियो में तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है ये तो। काफ़ी चीज़ें ठीक है, पर कहीं-कहीं उनको दिक्कत हो रही थी कि इंडियन सिनेरियो में हम लोग, फिर इंडियन वाले जो है उनको समझने में दिक्कत हो जाएगा चीज़ें। तो ऐसे क्या करें जहाँ दोनों पार्टी खुश रहें, यहाँ के भी इन्वेस्टर और बाहर के भी इन्वेस्टर। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग पूरी तरह से आईएफआरएस नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम लोग उसको थोड़ा कन्वर्ज्ड वे में अडॉप्ट करेंगे, यानी थोड़े चेंजेस के साथ अडॉप्ट करेंगे। इस चेंजेस के साथ जो अडॉप्ट करेंगे, जो उन्होंने कहा, इसे कहते हैं कन्वर्ज्ड टू आईएफआरएस, ठीक है? अब क्या हुआ, अब ये जो ये तो पूरा आईएफआरएस नहीं था। हम लोग ने अपना ही एक आईएफआरएस में अपना ही पॉइंट लगा दिया काफ़ी सारे, तो हम लोग ने उसका नाम भी दे दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अभी फ़िलहाल इंडिया में 2 स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो छोटी-मोटी सब कंपनी फ़ॉलो करती है, और एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बड़ी-बड़ी कंपनी पे, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, या जो लिस्टेड है, ऐसे-ऐसे कंपनी पे लगा दिया। ठीक है? ये तो हो गया इंडियन सिनेरियो, बाहर का सिनेरियो। कर्व इन कर्व आउट क्या है? जब इन्होंने इंडेक्स बनाया, तब इन्होंने क्या किया, कुछ-कुछ पॉइंट तो बिल्कुल ही अलग रख दिए जो वहाँ पर आईएफआरएस में है, पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने बोला नहीं, नहीं हम तो ये लेंगे ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कर्व आउट, यानी हम लोग ने डेविएट कर दिया, हम लोग ये ले रहे ही नहीं है। ये पॉइंट। और कर्व इन क्या है, कुछ-कुछ पॉइंट के साथ उन्होंने क्या किया, टर्म चेंज कर दिया। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, पर बाहर में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये वर्ड का सिर्फ़ नाम का जो हेर-फेर किया इन्होंने, इसको छोटा-मोटा जो होता है चेंजेस, उसको कर्व इन बोलते हैं। तो जो नाम चेंज किया, टर्मिनोलॉजी चेंज की, उसको हम लोग बोलेंगे कर्व इन। ऑप्शन रिमूव कर दिया। आईएफआरएस में बोलता है आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन सपोज़ दिया।
इंडिया इसमें बोला सेम चीज़ पे नहीं नहीं, इसमें हम लोग ऑप्शन हटा दे रहे हैं। IFRS ऑप्शन दे रहा है, हम लोग ऑप्शन नहीं देंगे, हम लोग आपको यही वाला बोलते हैं, पर्टिकुलर यही फॉलो करो। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन रिमूव कर दिया। ये भी एक तरह का कर्व इन है, हम लोग उसी के अंदर में ही हैं, IFRS का ही फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन से हटाए हैं, चेंज नहीं किया, कर्व आउट नहीं है, वो कर्व इन है, अंदर में ही चेंजेस हो रहा है। गाइडेंस नोट कहीं कहीं नहीं था, तो इंडियन वालों ने अपने हिसाब से गाइडेंस नोट भी डाल दिया उसमें। तो ये भी क्या है, कर्व इन में ही है। तो ये तीनों चीज़ें कर्व इन है, कर्व आउट यानी पूरी तरह से डेविएशन। अब हम लोग बात करते हैं फेज़ की। कंपनीज और NBFC को फेज़ वाइज इंट्रोड्यूस किया गया ये वाला इंडेज। कंपनी के लिए क्या कहा गया, कंपनी हो आप तो वॉलंटरी, पहले तो 2015 में 1 अप्रैल 2015, आपको पहले 5 डेट याद रखना है, 15, 16, 17, 18, 19। 15 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च वाला जो फाइनेंशियल ईयर हुआ। फिर सेकंड 1 अप्रैल 2016 वाला फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2017 वाला, 1 अप्रैल 2018 वाला, 1 अप्रैल 2019 वाला। पहले 3 कंपनीज़ के लिए, बाकी 2 आपका NBFC के लिए। तो हुआ क्या, कंपनीज़ के लिए कहा गया 1 अप्रैल 2015 से तो आप चाहो तो वॉलंटरी इंडिया सप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसका जिसका मन है इंडिया सप्लाई करने का, आप इंडिया सप्लाई कर लो। और कहा गया 16 और 17, फेज़ 1 16, फेज़ 2 17। 16 में क्या है, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, कोई भी कंपनी है जिस इंडिया में जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको मैंडेटरी बेसिस पे 1 अप्रैल 2016 से इंडियस में ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा, कंपल्शन कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड फेज़ में क्या था, 1 अप्रैल 2017 से सेकंड फेज़ चालू हुआ। उसमें कहा गया कि अच्छा आपका नेटवर्थ 500 से कम है, कोई बात नहीं, 250, अब हम लोग 250 तक वाले को टारगेट करेंगे। तो नेट वो जिसका 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 500 करोड़ वाले को तो पहले ही पकड़ लिया था, अब जो छोटी है उससे भी छोटी 250 करोड़ वाली जो नेटवर्थ है, उनको भी कहा कि अगर है कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप सेकेंड फेज़ में कवर्ड हो, तो आपके लिए मैंडेटरी हम लोग करते हैं 1 अप्रैल 2017 से। साथ ही में अगर आप लिस्टेड हो, तो भले ही कुछ भी टर्नओवर हो आपका, आपको करना पड़ेगा इंडियस में अकाउंटिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, ठीक है। तो ये फेज़ 1 और ये फेज़ 2 की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं NBFC की। NBFC में भी सेम फेज़ 1 फेज़ 2, पर यहाँ पर कोई वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं है। आप वॉलंटरी बेसिस पे नहीं कर सकते कि मेरा मन हो रहा है मुझे इंडियस अपनाना है, मैं इंडियस अपना लेता हूँ, नहीं चलेगा। रूल ये है कि आपको जब एप्लीकेबल होता है तभी आप अपना सकते हो। तो NBFC के लिए कहा गया 1 अप्रैल 2018 और 19 था, 18 फर्स्ट फेज था, 1 अप्रैल 2019 सेकंड फेज रहा। सेम वही नेटवर्थ वाला कहानी, नेटवर्थ अगर आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो 1 अप्रैल 2018 से आप पे मैंडेटरी है, और अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो सेकंड फेज़ में आपको हम लोग पकड़ेंगे, और उस समय से आपको बनाना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2019 से आपको इंडियस बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप लिस्टेड हो तो भी आप सेकंड फेज़ में कवर्ड हो जाते हो। फर्स्ट फेज़ में लिस्टेड कवर्ड था क्या, नहीं, उसमें साफ लिख दिया था कि अगर आप लिस्टेड हो और उसके साथ नेटवर्थ है, अगर नहीं भी लिस्टेड हो उसके साथ नेटवर्थ ये वाला है तो ही कवर कर रहे हैं। यानी बेसिकली क्रक्स में देखा जाए तो लिस्टेड नॉन लिस्टेड तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आपका फेज़ 1 में। फेज़ 2 में लिस्टेड को ले लिया गया है, आप लिस्टेड हो, कुछ भी नेटवर्थ हो, आप कवर्ड हो, ठीक है। ये दोनों ही कंपनी के केस में, NBFC के केस में है। साथ में बताती हूँ, NBFC कैनॉट अप्लाई वॉलंटरी, इंडिया सप्लाई नहीं कर सकता। बैंक इंश्योरेंस जो है उन पे डेफर्ड हो गया है, वो लोग अभी नहीं, उन पे भी इंडियस लगेगा, पर कब लगेगा अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। हम लोग के मॉड्यूल में अभी नहीं है, CA के मॉड्यूल में। अच्छा, नॉट अप्लाई, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लोग लिस्टेड की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर लिस्टेड है, इंडिया में कि बाहर में, कहीं पर भी आप लिस्टेड हो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कहें अरे मैं तो SME में, छोटे मोटे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ऐसे छोटे छोटे वाले हो बोर्ड में लिस्टेड हूँ, मैं कोई बड़े मेन बोर्ड में लिस्टेड नहीं हूँ, मैं तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो छोटे छोटे होते हैं SME वाले, छोटे छोटे हम लोग के लिए बनाए हैं, उन पे लिस्टेड हूँ। तो अगर ऐसे छोटे मोटे बोर्ड पे लिस्टेड हो तब आपको ज़रूरत नहीं है इंडिया सप्लाई करने का, यही कहा गया। SME बोर्ड, अगर आप BSc का गूगल भी करोगे, आप लिखोगे BSc SME बोर्ड तो आपको दिखा देगा, BSc का SME बोर्ड भी है, NSC का भी है, सबका है। तो अगर ऐसे छोटे मोटे पे आप लिस्टेड हो तो हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे, आपको छूट है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नेट वोथ का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें आपको क्या लेना है, नेट वोथ चेक करना पड़ेगा तभी तो आप पे एप्लीकेबल होगा। नेट वोथ यानी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी प्रेफरेंस, कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल हो आपके पास। सेकंड,
प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? हम लोग का फ्री रिजर्व, हम लोग ने साल भर में जितना भी अर्निंग किया, जो भी खर्चा वर्चा था सब बात दे दिया, लास्ट में जो पीएल में हम लोग को नेट प्रॉफिट दिखता है, हम लोग का खुद का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को भी ले लिया। जनरल रिजर्व यानी फ्री रिजर्व, कुछ ऐसे ही पैसा अलग करके हम लोग ने जनरली रखा हुआ था, वो वाला भी हम लोग ले लेंगे, नहीं पेड अप भी ले लेंगे, और जो फ्री का रिजर्व पीएल का जो सब खर्चा वर्चा माइनस करने के बाद जो बच गया वो भी ले लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे होता है, क्या होता है? एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कई बार शेयर इशू करते हैं, तो क्या करते हैं, मान लीजिए 20 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ का शेयर मैं 20 रुपीज़ में इशू कर रही हूँ, तो 10 रुपया जो है वो तो मैं दिखा रही हूँ, 100 शेयर है, 10 रुपीज़ उसका पेड अप शेयर वैल्यू है, वो मैं दिखाऊंगी इक्विटी में कि हाँ मैंने इक्विटी इशू किया 100 × 10,000, पर मैंने 20 रुपीज़ में इशू किया 10 रुपीज़ का चीज़, तो ये जो 10 रुपया मैंने जो एक्स्ट्रा कमाया है 100 × 10 1,000 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, वो मैं दिखाती हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, तो वहाँ पर हम लोग उसको शो करेंगे। तो क्या क्या आया? पेड अप शेयर कैपिटल, पीएल, जनरल रिजर्व, और जो एक्स्ट्रा पैसा कर हम लोग ने इशू करके कमाया था सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी आ गया। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या? एसेट साइड में आपको दिखाई देगा एक्यूमुलेटेड लॉस अगर कुछ है तो, डेफर्ड एक्सपेंडिचर अगर कुछ है तो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर कुछ है तो, ये सारे पॉइंट हम लोग माइनस कर सकते हैं, माइनस करना पड़ेगा रहता है से। रीवैल्यूएशन रिजर्व मत लीजिएगा, और डेप्रिसिएशन, रिटर्न बैक डेप्रिसिएशन मत लीजिएगा, एमलगमेशन रिजर्व नहीं लेना है हम लोग को। इन 3 बात का ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं लेना है, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पैसे आए, सिक्योरिटी प्रीमियम, और उससे पीएल और जनरल रिजर्व, ये चारों चीज़ ऐड होगा, और एक्यूमुलेटेड लॉस यानी वो एक तरह का लॉस है जो हम लोग को इन द फ्यूचर हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे, तो उसको सारा ही माइनस कर देंगे और एक्चुअल नेट वर्थ निकाला जाता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेंडिचर है जो पीएल में लोग धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करेंगे, वो हम लोग अभी ही माइनस कर देंगे, ताकि हम लोग को नेट वर्थ समझ में आए कि असल में क्या है, तो हम लोग को माइनस करना ही है। अभी माइनस करके हटा के बताओ कि कितना है हम लोग का नेट वर्थ। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में दिखाई देता है, वो माइनस करना ही है धीरे धीरे फ्यूचर में, तो अभी माइनस कर दो और बताओ कि नेट वर्थ कितना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व जैसे कि कई बार क्या होता है, हम लोग के बैलेंस शीट में दिख रहा है, सपोज़ एक बिल्डिंग है और 40 लाख उसका वैल्यू है, फिर हम लोग को लगा कि नहीं नहीं इसका वैल्यू तो बढ़ गया है, इसे हम लोग को 80 लाख दिखाना चाहिए, तो क्या किया आपने, आपने उसका वैल्यू 80 लाख कर दिया, तो जो 40 लाख यहाँ आपने एसेट साइड में बढ़ाया है, तो लाइबिलिटी साइड में भी 40 लाख बढ़ाना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल के हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कोई रिजर्व रखा है तो उसको मत लीजिए, वो आपने ऐसे ही बढ़ाया है, वो कुछ पैसा नहीं है, उसको ऐड मत करिए। रिटर्न बैक डेप क्या होता है? कई बार हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं पीएल में, फिर लगता है अरे हम लोग कुछ ज़्यादा ही माइनस कर दिया, लगता है वैल्यू इसका भी तो हम लोग को और बेनिफिट देगा ये एसेट, तो ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, माइनस किया हुआ था वापस रिटर्न बैक कर देते हैं, तो वो ऐसा कुछ ऐड किया हुआ है तो उसको मत लीजिएगा। एमलगमेशन जब बनाओगे तो एमलगमेशन रिजर्व भी बनता है बैलेंस करने के लिए, तो उसको भी मत लीजिएगा। तो ये हो गया नेटवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नेटवर्थ का चैप्टर में। और फेज़, जो रोड मैप कहते हैं जिसे हम लोग, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कंपनी का, एनबीएफसी का जो ये रोड मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई है 1 अप्रैल 2013 से, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से। अच्छा, कंपनीज़ के लिए मैंने बता दिया आपको, कुछ कंपनी पे एएस, कुछ कंपनी पे इंड एस, फेज़ वाइज डिपेंड करेगा आप पे कब इंड एस लगेगा। एनबीएफसी के लिए भी बता दिया फेज़ वाइज। बैंक इंश्योरेंस के लिए अभी कुछ बताया नहीं है, और म्यूचुअल फंड के लिए बता दिया है। अच्छा, शेड्यूल 3 के बारे में बता देती हूँ। कंपनीज़ अपना अकाउंट कैसे बनाती है, शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया कि कैसे दिखाना है अकाउंट्स को, फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे दिखाना है अकाउंट्स को। उसमें फॉर्मेट शेड्यूल 3 में डिवीजन वाइज बताया गया, डिवीजन 1 2 3, और हर डिवीजन के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे करके। तो डिवीजन 1 उनके लिए है जिनको एएस फॉलो करना है, डिवीजन 2 फॉर्मेट उनके लिए है जिनको इंडियस फॉलो करना है, डिवीजन 3 उनके लिए है जिनको एनबीएफसी जो है कैटेगरी में आती है उनके लिए है। अच्छा, क्या क्या है इस फॉर्मेट में? बैलेंस शीट, पीएल, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, ये सब जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। डेट ऑफ ट्रांजिशन, सपोज करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, ये फाइनेंशियल ईयर है करंट। इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 टिल 31 मार्च 2020, ये हो गया इसका प्रीवियस ईयर।
तो इसका डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या मानेंगे? सपोज़ इस साल अगर करंट ईयर में मेरे पे इंडिया से अप्लाई हो जाता है, 1 अप्रैल 2020 से अगर इंडिया से अप्लाई हो जाता है, तो मेरा डेट ऑफ ट्रांजिशन माना जाएगा 1 अप्रैल 2019। ये जो डेट है आपको दिख रहा, इसको हमेशा बोलना है डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो जैसा भी केस होगा, आप प्रीवियस ईयर देखोगे, प्रीवियस ईयर का जो भी स्टार्टिंग डेट होगा उसी को डेट ऑफ ट्रांजिशन मानना है। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जानना ज़रूरी है। सेकेंड, वंस इंडिया से अप्लाई, अगर एक बार आप पे इंडिया से अप्लाई हो जाता है, क्राइटेरिया मेट कर जाते हो, सपोज नेटवर्थ या लिस्ट, तो जो भी क्राइटेरिया था आप मेट कर गए, तो बाद में भी आपको इंडियस के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा नेटवर्क कम हो गया अब मुझे नहीं बनाना, तब पर भी आपको बनाना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन है, पर आप कंपनी से कोई फॉर्म ही चेंज कर दिए अपना, कंपनी से एलएलपी बन गए, तो फिर ऐसे केस में तब ये मैंडेटरी नहीं है, पर जनरली मैंडेटरी रहता है। फिर अप्लाई करना है हमें इंडिया क्या स्टैंड अलोन पे कि कंसोलिडेटेड पे? हम लोग को दोनों पे अप्लाई करना है। स्टैंड अलोन बनाएंगे उसमें भी अप्लाई होगा, कंसोलिडेटेड बनाएंगे उसमें भी अप्लाई होगा। अच्छा, अगर मेरी सब्सिडरी इंडिया में है तो कंसोलिडेटेड चाहिए मेरे को। मेरे पे इंडिया से अप्लाई हो गया है, उस पर नहीं हुआ है, पर जब मैं कंसोलिडेटेड बनाऊंगी तो मुझे इंडियस वाला चाहिए होगा। मैं उसको बोलूँगी तुम मेरे को इंडियस वाला दो, और फिर उसके बाद मैं कंसोलिडेटेड करके बनाऊँगी। पर मेरी सब्सिडरी बाहर की है, इंडिया के बाहर, तो ऐसे केस में वो वहाँ के हिसाब से तो बनाएगी ही बनाएगी, और मुझे इंडियस वाला बना के देगी, या फिर मुझे अपना वाला बना के देगी, मैं उसे इंडियस में कन्वर्ट करूँगी और फिर अपना कंसोलिडेटेड बनाऊँगी। एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप पे अप्लाई हो जाता है तो आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सब पे अप्लाई होता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ था HSAG, यानी अगर एक बार किसी भी कैटेगरी में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 या कोई भी कैटेगरी, चाहे वो कंपनी हो, NBFC हो, अगर आप पे एक बार अप्लाई हो गया तो इसका मतलब आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सब पे अप्लाई हो गया। यही बताया गया है कि अगर एक बार आप पे अप्लाई हो जाता है तो सब पे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाहर एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी। कंपनी, इंडिया के जो कंपनी में डेफिनेशन अगर पढ़ोगे कंपनीज एक्ट, तो उसमें कंपनीज के डेफिनेशन में बाहर की फॉरेन कंपनी नहीं आती। फॉरेन कंपनी क्योंकि वो बाहर रजिस्टर्ड है, हम लोग उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, उसको कंपनी नहीं बोलते, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। तो फॉरेन की कोई कंपनी है, वहाँ की कंपनी, तो हमारे लिए तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। उसकी सब्सिडरी इंडिया में है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स जो है क्राइटेरिया मेट कर गई, उसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा था। वाई क्राइटेरिया नहीं मीट की, ठीक है। तो इसमें किस पे एप्लीकेबल होगा? फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? नहीं, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, उस पे नहीं होगा। एक्स पे एप्लीकेबल होगा? हाँ, एक्स मीट कर रही उसके होगा। और मैंने बताया था जब कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाता है तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर चारों पे एप्लीकेबल होता है। इसकी कोई होल्डिंग है, जो होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल होगा ना, तो ये तो फॉरेन कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्रॉस आउट, ये तो नहीं होगा, इस पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर देखते हैं एक्स पे, हाँ एक्स पे तो एप्लीकेबल होगा, ये क्राइटेरिया मेट कर रही है। अच्छा, वाई पे एप्लीकेबल होगा? वाई पे चेक करते हैं, क्या ये होल्डिंग है? नहीं, होल्डिंग कंपनी नहीं है इसकी। क्या ये सब्सिडरी है इसकी? इसकी तो सब्सिडरी नहीं है, वो तो फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है। इसकी जॉइंट वेंचर? इसकी तो जॉइंट वेंचर नहीं है। इसकी एसोसिएट? इसकी तो एसोसिएट नहीं है। तो ऐसे केस में वाई पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। अब समझते हैं हम लोग एक और एग्जांपल, NBFC वाला। सपोज़ एक NBFC है, ठीक है। उस पे इंडिया से अप्लाई हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है। उसकी एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी एक्स, उस पे अप्लाई हो गया इसी साल 17-18, सपोज़ 17-18 में उस पे अप्लाई हो गया। अब बताना है कि किस किस पे इंडिया से लगेगा। अगर एक्स पे है तो उसकी होल्डिंग पे तो लगना चाहिए था, NBFC पे, पर रूल ये कहता है कि अगर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कंपनी, इस पे तो लगता ही है, पर अगर ये NBFC कैटेगरी वाली है, बैंकिंग शेयर, तो इन पे अभी नहीं लगाना है, इन पे जब लगेगा तब लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं NBFC का तो फेज़ बता दिया है कैसे लगेगा, तो जब लगेगा तब लगाएंगे। अभी हम लोग इस पर मैंडेटरी नहीं करेंगे कि आपको भी बनाना पड़ेगा इंडियस, ठीक है। तो कंपनी एक्स बनाएगी इंडियस, और AS भी बनाना पड़ेगा इसको। अच्छा, AS क्यों बनाएगी? इस पे तो इंडियस लग गया, अब ये AS क्यों बनाएगी? क्यों के लिए? NBFC तो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी बना रही है अपना AS के हिसाब से। अब उसको कंसोलिडेटेड भी बनाना है, अब कंसोलिडेटेड भी तो ये AS के हिसाब से ही बनाएगी, पर सामने वाली उसकी सब्सिडरी तो इंडियस बना रही है, तो वो अपनी सब्सिडरी को बोलेगा भाई मेरे पे तो AS ही चल रहा है, आप कृपया करके मुझे AS वाला ही दीजिए।
तो इसीलिए वो एएस वाला बनाएगी। तो कंपनी एक्स एएस भी बनाएगी, इंडेस एएस इंडेस तो उस पर खुद पे एप्लीकेबल है इसलिए बनाएगी। और कंसोलिडेटेड सामने वाली को बनाना है, उस पर हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इंडेस, क्योंकि उसका अभी तक आया ही नहीं है। वो एनबीएफसी का जब डेट बोला है फेज़ वाइज तभी अप्लाई होगा, इसीलिए कंपनी को 2 बनाना पड़ा, कंपनी एक्स को 2 बनाना पड़ा है। होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंपनी डी। कंपनी डी है, उसकी एक सब्सिडरी है कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है कंपनी बी, और उसकी है कंपनी सी। कंपनी बी पे इंडिया से अप्लाई हो गया। मैंने क्या बताया था, कंपनी पे अप्लाई हो गया तो उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी सब पे होगा। इसकी होल्डिंग मुझे दिख रही है कंपनी है, इस पर अप्लाई होगा। इसकी सब्सिडरी भी मुझे दिख रही है सी, इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर, और कंपनी बी पे तो अप्लाई होगा ही होगा। ये तीनों पे तो अप्लाई हो रहा है। कंपनी डी पे होगा नहीं, कंपनी डी इसकी होल्डिंग नहीं है, कंपनी ए की होल्डिंग है, तो इसलिए कंपनी डी पे तो अप्लाई नहीं होगा, कंपनी डी पे तो अप्लाई नहीं हो रहा। कंपनी पी ना, कंपनी पी भी फेलो में उधर जल जा रही है तो उस पे भी नहीं होगा। कंपनी क्यू नहीं, क्यू पे भी नहीं होगा, क्योंकि लिए इसकी तो बी की तो होल्डिंग नहीं है, बी की सब्सिडरी नहीं है, बी की जॉइंट वेंचर नहीं है, बी की एसोसिएट नहीं है। बी की होती तो उस पर अप्लाई होता, इसीलिए पी पे भी नहीं हुआ और क्यू पे भी नहीं हुआ। ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा। आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो एग्जाम्पल में ये सारे पॉइंट कवर्ड किए गए हैं। इस चैप्टर 1 में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा। नेटवर्थ क्या होता है और जो भी इलास्ट्रेशन दिया हुआ है उसको कवर करिएगा। आई होप इतना काफ़ी हो गया। अब हम लोग चैप्टर पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, वीडियो में सारे कवर्ड हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी वो डाउट को सॉल्व कर सकूँ। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस पेज में बताया गया है ओवरव्यू की क्या क्या टॉपिक कवर है, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंडियन सिनेरियो, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इमर्जेंस हुआ है, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, नीड क्या था, बेनिफिट क्या था, अच्छा कन्वर्जेंस एंड अडॉप्शन के बारे में, आईएफआरएस के प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ट्रांजिशन फेज, रोड मैप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में कवर किया गया है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, डिविजन्स के बारे में, और ये गाइडेंस नोट क्या क्या है। धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि आप देख रहे हो, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हम लोग का सेट होता है, जिसमें बैलेंस शीट, पीएल आ गया, कैश फ्लो आ गया, आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी आ गया, नोट्स आ गया। सो ये सब जो पूरे सेट है, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो एक टूल है ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ स्टेक होल्डर्स को, यानी जो इंटरेस्टेड है आपके फाइनेंशियल पोजीशन जानने में, इन्वेस्ट करने में, तो आप उनको कम्युनिकेट कर पाओ कि क्या चल रहा है पोजीशन। अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ की टूल ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, performance and changes in the financial position of an entity that is useful to a wide range of stakeholders in making economic decisions. सो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो भी इंटरेस्टेड है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, ये आपका कस्टमर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स तो जो शेयर आपका होल्ड करते हैं, और स्टेक होल्डर्स यानी बहुत सारी, सबको कवर किया गया जो इंटरेस्टेड रहते हैं आपके फाइनेंशियल पोजीशन जानने में। सो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट कर पाती है कंपनी की क्या है, कंपनी का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, क्या कर रही है कंपनी, कहाँ पहुँची है, वो सब कैसे पता चलता है, वो पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। तो वो बताया गया है फर्स्ट पैरा में, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ की टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी दैट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है अभी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ एन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना कैसे है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि कौन से मैटर को हम लोग को लिखना है, किसको नहीं लिखना है, वो सारे मैटर को कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैसे दिखाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब को भी बताता है। कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कैसे है। This accounting standard provide principle and rules that must be followed to ensure accuracy, consistency, and comparability of financial statement. This accounting guidelines
ऑल्सो इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल। अगर एक ही तरीके से सब कोई बनाएंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंपेयर करना, खुद का कंपेयर करना, और इनफैक्ट दो कंपनी के बीच में भी कंपेयर करना पॉसिबल होता है, समझ पाते हैं कि हाँ, ये कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है। इनफैक्ट कंपनी खुद भी अपना परफॉर्मेंस समझ पाती है कि पिछले साल कैसा था परफॉर्मेंस और इस साल कैसा था। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे और चेंज करते रहोगे, एब्रैप्टली चेंज होता रहेगा, तो प्रॉफिट भी ऑफ चेंज होता रहेगा, दिखाएगा कुछ और प्रॉफिट आपका, समझना मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ताकि समझ में आए, कंसिस्टेंसी रहे कि हाँ, कि पिछले साल क्या हुआ था, इस साल। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स के लिए, स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए। मैं कहूँगी कि वो जब देखते हैं कि कंपनी पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस था और इस साल कैसा उसका परफॉर्मेंस है, उसको जानना है। सो अब कंपनी तो चाहे मैनिपुलेट कर देगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को घुमा उमा के दिखा देगी, तो फिर पता कैसे चलेगा शेयर होल्डर्स को कि क्या हो रहा है। सो अगर कंसिस्टेंसी रहेगा कि हाँ, एक ही तरीके से बनाया जाएगा, तो शेयर होल्डर अच्छा से समझ सकते कि अच्छा, ओके, कंपनी की अभी फाइनेंशियल कंडीशन ये है। सो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सबके लिए ही बेनिफिशियल है। सो यही बताया गया है। सेकंड पैरा में बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन द प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट कैसे करे, किन किन बातों को डिस्क्लोज करे ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Objective of accounting standard is to standardize the divergence accounting policy practice with a view to eliminate the non-comparability of financial statement to the extent possible, and also ensure the reliability of financial statements ज़्यादा reliable रहेगा। कि तरीके से, एक ही तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा रिलायबल रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप समझ सकते हो उसको कि हो क्या रहा है। अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपनी चाहे तो मैनिपुलेट आराम से कर पाएगी कि कभी उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है तो वैसे दिखा देगी, कभी कम दिखाना है तो वैसे दिखा देगी। सो अगर एक एक सेट ऑफ तरीका ही फॉलो करोगे तो क्लियरिटी रहता है कि हो क्या रहा है कंपनी में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अच्छा, आईसीएआई का एक बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो बनाता है सारे ये स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द आईसीएआई, since its established way back in 1977, has been involved in the formulation of accounting standard and standard setting process of the country. Accounting Standard Board has been relentlessly working to ensure the world fastest growing emergence economy of India is equipped with high quality accounting standard comparable to the best in the world. ICAI also issued accounting standard which are applicable to entities other than companies and are aligned with accounting standard notified by the MCA with certain differences. So ये accounting standard कंपनी के लिए ही सिर्फ नहीं बनाता, इनफैक्ट जो कंपनी नहीं है, एनबीएफसी, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब जो बॉडी है इनके लिए भी बनाता है। सो कंपनी तो ऑफकोर्स कंपनी के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही, ये सब जो अदर देन कंपनीज है उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मौजूद। So, Accounting Standard Board is an accounting standard settler arm of the ICA which formulate accounting standard through process that is robust, comprehensive, and inclusive with a view to assist the Council of ICA involving establishing accounting standard to discharge its role of national standard settler. Once the Accounting Standard Board finalized the draft of accounting standard post incorporating the public comment on exposure draft, Accounting Standard Board recommends such approved draft of AS to National Financial Reporting Authority, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो बनाया उसके बाद कमेंट वमेंट सबसे लिया, कमेंट लेने के बाद इसको फिर अप्रूवल लिया, किससे, NFRA से अप्रूवल लिया जाता है कि भाई हम लोग के हिसाब से ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप अप्रूव करोगे तब फिर ये फाइनल हो जाएगा। तो वो अप्रूव करते हैं एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू MCA नोटिफाई, फिर क्या करती है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि हाँ, सब कंपनीज़ को ये फॉलो करना है, AS फॉलो करना है, या इनको इंडियास फॉलो करना है फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में कंपनीज गवर्न होती है, उनके लिए NICA इशू AS फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कंपनीज़ के लिए देख लेते हैं, जो नहीं है जो कॉर्पोरेट नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट है, उनके लिए ICAI इशू करती है, उनके लिए भी AS, ये बताया गया है। यानी पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो बनाएगी एक,
फिर जो नफ़रा NFRA नफ़रा जो है उनसे बोलेगी कि देखिए हम लोग ने कमेंटमेंट सबसे लेके फाइनली ये बनाया है ड्राफ्ट, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। जब अप्रूव हो जाता है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई कर देगी कि कॉरपोरेट कंपनीज तुम ये फॉलो करो। और ICAI खुद से भी जो नॉन कॉरपोरेट है उनके लिए भी बनाती है AS, ताकि वो लोग भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बना सके, एक कंसिस्टेंसी रहे, वो लोग भी एक तरीके से अपना काम कर पाए, ढंग से दिखा पाए कि हाँ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। तो ये कवर था फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन वाले सीरीज में। सेकेंड बताया गया है कि सिनेरियो प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ AS इन इंडिया। जब इंडियस नहीं था तब तो सिर्फ AS था, अभी इंडियस और AS दोनों साथ में है। पर जब इंडियस नहीं तो सिर्फ AS ही वर्क करता था। तो जब AS वर्क करता था तब क्या क्या जितने भी AS के पॉइंट्स है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको कौन सी कंपनी को, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ बताया गया है एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज अदर देन दोज फॉलोइंग इंडियस, एप्लीकेबल टू SME, एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, जो कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, कंपनी के फॉर्म में नहीं है, उनके लिए भी, उसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सो ये सब जो लेवल आप देख रहे हो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आप लेवल, आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप लेवल 1 में आते हो, आप ये क्राइटेरिया करोगे तो लेवल 2 में आओगे, और छोटे होगे तो लेवल 3, और छोटे होगे तो लेवल 4, ऐसे ऐसे करके एक क्राइटेरिया बनाया गया है। और उस क्राइटेरिया के साथ ये भी बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी वाले लोग को ये वाला चीज़ तो फॉलो करना ही करना है। जैसे देख रहे हो आप लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये तो सभी को बोला है, भले आप कंपनी हो कंपनी नहीं हो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, आप ये वाला चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा आप कौन सा पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो। अच्छा, कौन कौन से पॉलिसीज़ है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या है कवर टॉपिक, ये उस पर्टिकुलर AS1 को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा। फ़िलहाल ये ICAI में अभी इंडेस ही आपको पढ़ना है, AS के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है आपको कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या पॉइंट्स है, उतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इंडेस के बारे में पढ़ना है, कहीं कहीं पे बताया गया है कि इंडेस AS में थोड़ा डिफरेंस क्या है, वो पॉइंट को आपको कवर करना है। सो इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग देख लेंगे कि अच्छा AS में कुछ था कि कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जो है उनको जिस जिस पे एप्लीकेबल बताया गया है कि इसको ये फॉलो करना है, इसको ये नहीं फॉलो करना, सबके लिए अलग है। देख रहे हो आप जहाँ पर NA लिखा है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है, ज़्यादातर जगह यस लिखा हुआ है, बहुत जगह यस 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 विथ डिस्क्लोजर एग्जामिशन, नो लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट में, यहाँ पर नो लिखा हुआ है, जहाँ नो लिखा है सेगमेंट रिपोर्टिंग उन लोगों को नहीं करना है, और भी जो जो जहाँ नो लिखा वो नहीं करना, यस लिखा है वो चीज़ करना है। तो जिस जिस कैटेगरी वाइज बताया गया है कि अगर आप कंपनी हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बताया गया, उसको फॉलो करना। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, इस पर बेसिकली ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ये सिर्फ एक बार देखने का चीज़ है, तो आप ऊपर से सिर्फ देख सकते हो कि हाँ हाँ अच्छा एक बार रीड कर लोगे, दैट्स मोर देन एनफ। अब जो खास खास टॉपिक आते हैं वो है ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रुकावटें हैं। क्या है वो रुकावटें? टोटल यहाँ पर हमें दिख रहा है 7 पॉइंट्स है, जिसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि कैपिटल से रिलेटेड। पहले पढ़ते हैं। विद द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ फॉरेन फंड, इतना इतना बाहर से पैसे आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉलोइंग वे फ्यू ऑफ द राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसी की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, विच वे आर नॉट एक्सप्लिसिटली एंड कॉम्प्रीहेंसिवली, प्रॉपर तरीके से पूरे कंप्लीट वे में नहीं डील किया गया AS के द्वारा, इसीलिए इंडेस आया। यहाँ लिखा हुआ है एंड इट वाज नीडेड टू हैव अ गाइडेंस अराउंड द सेम टू विटनेस कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय एंटिटीज। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो। बाहर से इतना फंड, फॉरेन का फंड आ रहा है, वो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे? उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है अकाउंटिंग का जो हम लोग का स्टेटमेंट है, वहाँ पर कुछ और फॉलो होता है, वो लोग ने कुछ और समझा, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही अलग है। तो इसी वजह से दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शनली कन्वर्टेबल कंपल्सरी कुछ होते हैं, कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कि डिबेंचर इशू किया और उसमें ये लिखा हुआ था कि कंपल्सरी है या फिर ऑप्शनल है कि आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो उसको इक्विटी में। ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं जी, मिक्स टाइप के। कुछ ऐसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, वेरियस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एम्बेडेड इन द फॉरेन करेंसी बॉन्ड, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या कोमोडिटी डेरिवेटिव।
ऐसे कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अगर पूछा जाए क्या होता है, तो फ्रेंड्स डेरिवेटिव सीधा मतलब है किसी और चीज़ से ड्राइव किया, यानी सपोज आपके कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करता है कि सामने वाली जो चीज़ है जिस पे वो डिपेंडेंट है उसका वैल्यू क्या है। अगर उसका वैल्यू अप डाउन होगा तो मेरी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वैल्यू अप डाउन होगा। ठीक है, तो ये कुछ किसी और चैप्टर में हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। एक बार एक रफ आइडिया लेके रख लो कि हाँ, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी जिसका वैल्यू ड्राइव होता है किसी और पे डिपेंडेंट है, उसका वैल्यू अप डाउन होगा तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट जो मैं होल्ड कर रही हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, उसका वैल्यू भी अप डाउन होगा। तो ऐसा कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है तो डेरिवेटिव बोलाता है। तो होता है कि अब इसका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को कैसे ट्रीटमेंट करना है, हम लोग कैसे डिस्क्लोज़ करना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, कोई मर्जर हो या डीमर्जर, स्लम सेल, ये सब की अकाउंटिंग होनी कैसे चाहिए, एग्जैक्टली कैसे होनी चाहिए। क्योंकि बाहर कुछ और तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, इंडिया में कुछ और तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। है ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जब आप करने बैठोगे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन तो आपको समझ में आएगा, अच्छा बाहर में कुछ ये फॉलो होता है, यहाँ पर कुछ ये अलग ही ट्रीटमेंट है। तो बाहर से इतना फंड आ रहा है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा ये सब मैटर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू अरेंजमेंट, बिजनेस मॉडल अलग, डिजिटल इकोनॉमी हो गया आजकल, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही है, उसमें कैसे करना है हमें, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन हो रहा है, टैक्स का प्रोविज़न, टैक्स का करंट डेफर्ड टैक्स कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपने चेंज किया है अगर डेप्रिसिएशन तो किसी एसेट को रीवैल्यू किया है तो उस पे डेफर्ड टैक्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। डेफर्ड टैक्स क्या है, इसका भी डिटेल में एक प्रॉपर इंडेक्स है जो कवर करता है टैक्स के बारे में। उसमें उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि करंट और डेफर्ड टैक्स होता क्या है। फ़िलहाल इतना समझते हैं कि टैक्स का ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। बाहर में अगर आप देखोगे, बाहर में जैसे अकाउंटिंग करते हो, इंडिया में जैसे अकाउंटिंग करते हो, एएस में पहले तो एएस में जो अकाउंटिंग होता था उसमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे जो बाहर फॉलो करते, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था बाहर वाले इन्वेस्टर्स के लिए समझना कि हो क्या रहा है इंडिया में, तो वो कैसे इन्वेस्ट करे। डिफरेंट वे टू प्रोवाइड शेयर होल्डर्स रिटर्न एंड वेरियस मोड ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन काइंड इन द इवेंट ऑफ ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जब ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ग्रुप में चेंजेस हो रहा है, तो कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे मैटर्स जो थे ना वो इतने सारे बढ़े जा रहे थे कि लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होने की वजह से सामने वाला जो इन्वेस्टर है बाहर का वो समझ नहीं पा रहा था, तो एएस इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था इस प्रॉब्लम को। इसीलिए क्या हुआ कि हम लोग इंडेक्स की तरफ बढ़े, ताकि हम लोग अब ग्लोबल हो रहे हैं तो अब हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी समझ में आए हम लोग का फाइनेंशियल का जो ट्रीटमेंट है, हम लोग कैसे अकाउंट्स बना रहे हैं, ताकि वो समझ के इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ। तो इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इसको ओवरकम करते इसको सॉल्व करता है इंडेस। इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, ग्लोबली मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि आज की डेट में करेंटली दो तरह के ग्लोबली एक्सेप्टेड कहूँगी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक है आईएफआरएस और एक है यूएस का गैप। यूएस का गैप तो यूएस में पर्टिकुलरली कंट्रीज़ फॉलो, यूएस की जो कंट्री है वहाँ पर जो कंपनी है उनको फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल जो है वो बहुत सारी कंट्री में फॉलो होता है। तो हम लोग कौन से पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल वाला जो है एक्सेप्टेंस, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं, इंडेस अपना के। इंडेस में मेजॉरिटी चीज़ें बाहर जो ये आईएफआरएस में बताया गया उसी को कवर करती है, यूएस गैप को नहीं कवर करती है। यूएस गैप अलग है, आईएफआरएस में जो है उसको कवर करती है। इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतने सारे ग्लोबल जो इमर्ज हो रहे हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC एक कमिटी है जो वॉज फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट मेड बाई प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, यूके, आयरलैंड और इतने सारे यूएस, ये सब मिलके एक बॉडी बनाया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिनका मेन एम क्या था, टू हार्मोनाइज, चीज़ों को इक्वल करे। डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबका अपना अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग अलग है, एक समानता आ जाए, सब एक तरीके से रिपोर्टिंग कर पाए ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बोर्ड ऑफ IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वॉज नोन एज द IASC बोर्ड, इसी को IASC बोर्ड भी कहा जाता है।
द IASC बोर्ड प्रमोटेड वेरियस स्टैंडर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बताए कैसे बनाना चाहिए, विच वॉज डायरेक्टली अडॉप्टेड बाई many countries and many nationals. Accounting standard setter were referred to the same to govern the standard setting process in their country. बहुत सारे कंट्री ने इनके बताए हुए जो भी स्टैंडर्ड थे उनको अपना लिया, इंडिया ने नहीं अपनाया था पहले। तो जो लोग कंट्री ने अपनाया था वो लोग फॉलो कर रहे थे। Nearly after 25 years of operation, IASC felt a need to change its structure in order to effectively converge national accounting standard to lead to one of the set of global. अब उन्होंने भी अपने अकाउंटिंग में चेंज किया, इंटरनेशनली जो है ये बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बोर्ड, इन्होंने भी जो पहले इनिशियली बनाया था उसमें भी बाद में चेंजेस किए। एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज फॉर्म्ड. It was further decided that it would operate under a new International Accounting Standard Committee Foundation, IFRS फाउंडेशन नाम दिया गया। इस फाउंडेशन के अंडर वो लोग करेंगे काम। IASB members are responsible for the development and publication of international financial accounting standards, IFRS. For IFRS to be truly globally standard, consistent application interpretation is required. The interpretation committee assists the IASB in improving the financial reporting through timely assessment, discussion, resolution, financial reporting issue identified within the IFRS framework. तो ये लोग ने जो IFRS की तरफ, ये लोग ने जो अपना रुख मोड़ा और चेंजेस, क्योंकि फ्रेंड चीज़ें इवॉल्व हो रही, जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, लोगों अपने अपने जो पुराने प्रोसेस होते हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनमें कुछ नया ऐड करना पड़ता है। तो उन्होंने भी IFRS की तरफ मूव किया और चेंजेस की अपने जो इंटरनेशनली, उसमें भी थोड़ा चेंज करते रहते हैं वो लोग कि नया कुछ अब ये ला रहे, अब ये ऐसा इकोनॉमी में अब ऐसा चेंजेस हो रहा है, इस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, तो हमें भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे, और लोग लाते रहते हैं। इसी की वजह से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरह के IFRS में भी दो तरह के हैं, आई होप वो क्लियर हुआ था, वही चीज़ों पे यहाँ पर स्ट्रेस डाला गया। As early as 1989, the International Organization of Security Commission, the world primary forum for cooperation among security regulators, prepared a paper noting that cross-border security offering would be facilitated by development of internationally accepted standard for prepare a greater compatibility in financial reporting with their global peers that have obvious attraction. In May 2000, iOS announced that it had completed an assessment of 30 accounting standard of International Accounting Standard Committee. As a result, IOSCO President Committee recommended that its member permit incoming multinational issuers to issue the 30 IASC 2000 standard to prepare the financial statement for cross-border offering and listing as a supplement by reconciliation, disclosure, and interpretation where necessary to address the substantive outstanding issues at a national or regional level. On 19 July 2002, the regulator passed by the European Parliament and the European Council of Ministers requiring the adoption of IFRS. इन्होंने IFRS को अडॉप्ट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलेशन ऑल EU यूरोपियन जो लिस्टेड कंपनीज थी वे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग। फिर बाद में IFRS कंपलसरी कर दिया गया वहाँ पर, 2005 से IFRS चलेगा। दिस हैड लेड टू IFRS बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर यूनिफाइड गैप इन द वर्ल्ड। यानी IFRS को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया, दिया गया। हालांकि दो तरह के चल रहे हैं गैप दुनिया में। सो विद दिस टू प्रोमिनेंट वाइडली अडॉप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव इमर्ज। दो स्टैंडर्ड हो चुके हैं, US गैप और IFRS। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग IFRS के तरफ है। US गैप उन पे ही है जो US कंट्री में जो कंपनीज़ हैं उन पे है। IFRS बहुत सारे, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे कंट्री जुड़ी हुई है और वो IFRS की तरफ है। G20 is made up of the finance minister and central bank governors of 19 countries and European Union। इतनी सारी कंट्रीज मिलके अमेरिका भी, जिसमें G20 मीट रेगुलरली टू डिस्कस मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आपस में डिस्कस करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, द G20 began to explore the way to improve the global financial system, including regulation related to financial reporting and institution. G20 has for some time called for global convergence of accounting standard and has supported the IASB and FASB convergent process। ये बात कर रहा है जो US में जो गैप है और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का जो है उनमें जो असमानता है उनको रिड्यूस करने के लिए, कि कुछ ऐसा सिस्टम हो ताकि सब एक लाइन में हो। द G20 हैज सम
has for some time called for the global convergence of accounting standard and has supported the IASB and FAB convergence process. The joint convergence project was launched in 2002 by the International Accounting Standard IASB and US Financial Accounting Standard Board. The objective of this project is to eliminate a variety of difference between जो difference है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और यूएस गैप में जितना भी डिफरेंस है उसको कम करने के लिए द प्रोजेक्ट विच इज़ बीइंग डन जॉइंटली किया जा रहा है। FASB एंड IASB ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है वहाँ की। यूएस में है FASB और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि आपका IFRS जिसने निकाला है उसका बात किया जा रहा है। ग्रू आउट ऑफ एन एग्रीमेंट रीच बाय द टू बोर्ड इन 2002। एक एग्रीमेंट बना लिया इन्होंने जिसका नाम था नॉरवॉक एग्रीमेंट। द स्कोप ऑफ द ओवरऑल IASB FASB कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट वॉज इवॉल्व ओवर टाइम एंड इज करेंटली अंडर प्रोसेस। अभी भी प्रोसेस में है, अभी तक हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। इससे पता चलता है कि IFRS is now together with US GAAP one of the two globally recognized reporting framework। अभी दो चल रहे हैं। Although बेसिकली इस पूरे इस पैरा में जो हम लोग ने पढ़ा स्टार्टिंग फ्रॉम इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें सिर्फ दो ही बात आपको जान के रखनी है कि फ़िलहाल अभी दो गैप चल रहे हैं, US गैप और एक है IFRS गैप, IFRS और US गैप। पर हम लोग जो है इंडिया वो IFRS को फॉलो करते हैं, पूरी तरह से IFRS को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग ने उससे मिलता जुलता अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया जिसे इंड AS कहते हैं, हम लोग उसको बेसिकली फॉलो करते हैं। इंटरनेशनली दो है, ग्लोबली देखा जाए तो दो है और IFRS सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिला और इंडिया भी उसके तरफ है। तो इन्होंने इंडिया में जो ICAI है उन्होंने IFRS की जैसा मिलता जुलता स्टैंडर्ड बनाया। पूरी तरह से क्यों नहीं अडॉप्ट किया था मैंने आपको पहले भी बता दिया, पर हम लोग इंड AS फॉलो करते हैं, IFRS फॉलो नहीं करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अच्छा, ज़रूरत क्या था? मॉडर्न इकोनॉमी रिलाई ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इतना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल, इन्वेस्टर्स सीक डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड व्हाइल कंपनीज रेज कैपिटल, अंडरटेक ट्रांजैक्शन टू और हैव इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड सब्सिडी इन मल्टीपल कंट्री। हम लोग अलग अलग जगह कंट्री में अपना सब्सिडी खोल रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं बाहर से। तो इतना जब ग्लोबली चीज़ें हो रही है, इन द पास्ट सच क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी वे कॉम्प्लिकेटेड टू बी फॉलोड बाई इंडियन कंपनीज ड्यू टू द इंक्रीज compliance cost of maintaining multiple set of financial book followed by varied national accounting standard. This reworking of accounting requirement often added cost, complexity and ultimately risk both to the companies preparing financial statement and the investor and other using the financial statement to make economic decisions। अब पहले क्या था कि हम लोग तो एस फॉलो कर रहे हैं और वहाँ बाहर का कुछ और फॉलो है, तो समानता नहीं थी, लोगों को प्रॉब्लम होता था। वहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में उन लोग को समझने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम होता था। हम लोग का कॉस्ट भी बढ़ता था, डबल डबल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना पड़ता था उनके हिसाब से कि वैसा बनाना पड़ेगा तब उन लोग को समझ में आएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। अप्लाइंग लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेड टू टोटली डिफरेंट बेसिस फॉर अमाउंट अपियरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोकली बनाओगे तो कुछ और स्टेटमेंट दिख रहा है, उनके हिसाब से बनाओगे तो कुछ और स्टेटमेंट दिख रहा है, डबल डबल बनाना पड़ जा रहा है। सॉल्विंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व स्टडिंग द डिटेल ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इवन अ स्मॉल डिफरेंस इज requirement could have a major impact on a company reporting financial performance and financial position. For example, a company may recognize profits under one set of national accounting standard and a loss under another। यानी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हो तो आपका प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे स्टैंडर्ड से बना रहे हो तो लॉस आ जा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी has made non-current investment in equity instrument and there is a temporary decline in the value of investment. As per AS, it may be required to report the investment at cost but may have to fair value the same as per IFRS. Hence, this may lead to recognizing losses as per IFRS। AS में आप जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट है आपने किया, उसको आपने कॉस्ट पे दिखाया हुआ है। IFRS बोलता है कि नहीं, आप फेयर वैल्यू पे दिखाओ। अब फेयर वैल्यू पे दिखा रहा है तो अभी तो टेम्पररी उसका मार्केट में डाउन हुआ है, टेम्पररी डाउन है, तो आपको लॉस दिखाना पड़ रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे, तो आपके तो अकाउंट्स में लॉस आ जा रहा है।
जबकि है वो टेम्पररी, आपको पता ही है, आपको तो इन्वेस्टमेंट, आप तो लॉन्ग टर्म के लिए हैंड कर रहे हो। वो छोटा मोटा अप डाउन्स पे आपको कुछ टाइम में अगर डाउन हो भी रहा है तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए अकाउंट्स पे। बट आईएफआरएस में कुछ और बोलता है, एएस में कुछ और बोलता है। तो ये दो वजह से आप अगर आईएफआरएस को बनाओगे तो लॉस बुक करना पड़ेगा और एएस बनाओगे तो प्रॉफिट। तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज आ रहे थे। With the emerging need to move AS to comparable global standard and also consider the limitation of AS to deal with the emerging business transaction structure, need to revamp current AS was felt inevitable. AS को चेंज करना इनएविटेबल था, यानी करना ही पड़ा। इतना ग्लोबली लोग काम कर रहे, लिस्टेड कंपनी, कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी फ्रेंड बड़ी बड़ी कंपनी पे ही ये इंड एस लागू किया गया, छोटी मोटी कंपनीज पे नहीं होता। वो लोग आराम से अपना एस फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाहर के लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। बट जो बड़ी बड़ी कंपनी है उस पर ही बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए चाहा गया है कि अगर वो लोग ठीक से बनाएंगे तो सामने वाला ठीक से समझ पाएगा, इक्वालिटी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग में समझ पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे और फ्लो ऑफ फंड ठीक से हो पाएगा। कंपनी को भी आराम, सामने वाले इन्वेस्टर को भी आराम। इंटरनेशनल इन्वेस्टर वे अप्रीहेंस टू रिलाई ऑन द फाइनल। पहले तो लोग डर रहे थे कि भी कैसे रिलाई करें, ये लोग तो अपने हिसाब से बनाते हैं। बट अब जब इंडिया से आ गया तो काफ़ी आराम है वो लोग के लिए समझना। इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यू टू देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड ऑफन सॉट कंपनीज टू प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड IFRS। यानी वो लोग जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करते थे वो लोग बोलते थे, आप भाई IFRS के हिसाब से बना के दो हम लोग को, हमको आपका अकाउंटिंग समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने क्या किया है, प्रॉफिट दिखा रहे हो, लॉस दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। हम लोग का तो एवरेज में ऐसा नहीं करते, आप तो कुछ और तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो हम रिलाई कैसे करें, भरोसा कैसे करें कि आपकी कंपनी प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है, कि ऐसे इन्वेस्ट करें आपके ऊपर। तो ये सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना ज़रूरी था। तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज़ जो थे इसके वजह से एस को हटाया गया बड़ी बड़ी कंपनी से और इंडियाज़ को लाया गया। Considering the above, India made a commitment toward the convergence of Ind AS with IFRS at the G20 summit in 2019। 2009 में वो लोग ने कमिट किया कि हाँ हम लोग भी अपना एस को हटा के इंड एस लाने की कोशिश करेंगे। जो कन्वर्जेंस है IFRS यानी IFRS थोड़ा सा अलग है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत कहीं 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 अलग दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, सिंपल सा रीज़न है, इंडियन इकोनॉमी को सूट नहीं करता वैसा कंडीशन। वो दिखाएंगे तो हम लोग का फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जा रहा, इंडिया में उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जा रहा, लिखाया जा रहा है कि गलत होगा अगर हम लोग पूरी तरीके से अगर IFRS के हिसाब से बनाएंगे, उसीलिए इंडियाज़ के हिसाब से बनाया जाता है। अब बेनिफिट, अब चलिए तो लिमिटेशन सब पढ़ लिया हम लोग ने, अब पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एड्रेस अबव चैलेंज बाय प्रोवाइडिंग अ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। अब इतना हाई क्वालिटी का सब मिलके बनाया है तो हाई क्वालिटी का है अकाउंट set of accounting standard that bring transparency, accountability and efficiency in financial market around the world. Global standard brings transparency by enhancing the international comparability and quality of financial information, enabling investor and other market participant to make informed economic decision. अब चीज़ें जब इंडेस के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक IFRS जैसा ही है, तो अब बाहर के लोग आराम से रिलाई कर पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। Further, global standards strengthen accountability by reducing the information gap between the provider of capital and the people to whom they have entrusted their money. अब जो पैसे लगा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि हाँ उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, समझ में आ रहा है, और जो पैसा कंपनी ले रही है उसको भी समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक से हम लोग बता पा रहे हैं अपना पोजीशन को। ग्लोबल स्टैंडर्ड स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है बाय रिड्यूसिंग द इन्फॉर्मेशन गैप। ये जो गैप चल रहा था पहले, जो प्रॉब्लम था कि वो हम लोग का अकाउंट समझ में नहीं पा रहा, हम लोग उसको कन्वे नहीं कर पा रहे अपना बात, तो ये इन्फॉर्मेशन का जो गैप था वो कम हो गया। एज अ सोर्स ऑफ ग्लोबल कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ऑल्सो वाइटल इंपॉर्टेंस टू द regulator around the world. Global accounting standard also contribute to economic efficiency by helping investor to identify opportunity risk। समझ पा रहे हैं वो लोग, इससे कैपिटल अच्छा से वो लोग दे पा रहे हैं, कैपिटल एलोकेट कर पा रहे हैं फॉर बिजनेस। द यूज ऑफ सिंगल ट्रस्टेड अकाउंटिंग लैंग्वेज लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूस इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कॉस्ट। अब क्या कन्वर्ट करने का ज़्यादा नहीं पड़ रहा उन लोग को, इंडिया के हिसाब से एक ही तरह से अकाउंटिंग बना रहे हैं। तो पहले AS भी बनाओ फिर IFRS भी बनाओ, डबल डबल बनाना पड़ता था और पूरा ही अलग था। अगर AS की बात करूँ और मैं IFRS की बात करूँ तो बहुत ही अलग है वो लोग।
This also resulted into increasing investment in jurisdiction adopting IFRS. Also, for a company which has operation in multiple countries, it become easy for them to consolidate their operation, track operational key performance indicator, and reduce the number of different reporting standard system. This advantage of global standard have been accepted by various jurisdictions, resulting in to many countries following the path of adoption और या तो अडॉप्ट करते हैं बहुत सारी कंट्री या कन्वर्ज करती है. सो हर कंट्री का अपना सूट नहीं हो पाता कि किसी को कि नहीं यार पूरी तरीके से तो आईएफएस नहीं हो रहा. ठीक है, पूरी तरह से जितना पॉसिबल है उतना तो करके दिखाओ. तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज करना. एक होता है अडॉप्ट कर लिया पूरा जैसा का जैसा है, बट कन्वर्ज करना थोड़ा चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर लिया. तो इंडिया ने कन्वर्ज किया है, थोड़े चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया है, और इसीलिए उसने नाम भी चेंज कर दिया. आईएफआरएस नहीं बुलाते, हम लोग बुलाते हैं इंडियस. हम लोग ने अपना बनाया है इंडियस उसको, विथ मिनिमम कर्व आउट. जितना कम से कम कर्व आउट है उतना रखा है. कर्व आउट मैंने आपको बता दिया है कर्व आउट क्या होता है, कर्व इन क्या होता है स्टार्टिंग में. कन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन. एक होता है कन्वर्जेंस जो हम लोग ने किया, एक होता है अडॉप्शन कि जैसा है वैसे ही अडॉप्ट कर लिया. इन कॉमन पार्लेंस मेनी यूजर्स रेफर कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस एंड अडॉप्शन ऑफ आईआरएस इंटरचेंजेबली. बहुत लोग उसको इंटरचेंजेबली मतलब यूज़ करते हैं, अडॉप्शन भी बोल देते हैं, कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, पर हालांकि दोनों चीज़ डिफरेंट है. Adoption यानी कि simple terms mean the country applying IFRS would be implementing IFRS in the same manner जैसा कि International Accounting Standard Board ने issue किया, and would be 100% compliant with the guidelines issued by जो भी guidelines है बिल्कुल exactly follow करना. However जो convergence word है to move toward each other or meet at some point from different direction, converge करना, जैसे कि हम लोग ने इंडियाज बनाया थोड़ा चेंजेस के साथ, वही है convergence. An entity is required to apply IFRS 1 first time adoption of International Financial Reporting Standard when it first assert compliance with IFRS. The International Accounting Standard Board has therefore established unambiguously the principle that full application of its standard and related interpretation is necessary for the entity to be able to assert that the financial statement comply with IFRS. Consequently, it is necessary for countries that align their national standard with IFRS to require the applicable IFRS one so that reporting under those standards can assert compliance with IFRS. In addition, an entity that apply IFRS as amended by local authority cannot assert compliance with IFRS. It is merely impossible for International Accounting Standard Body to consider the individual factor of each country. Hence, such country decide to converge to IFRS with limited exception. These exceptions are regularly looked upon and in order to meet at the point where no exceptions are left. Countries like Canada, ये सब have adopted IFRS, while countries like India, China, Hong Kong have converged with IFRS. जब आप IFRS पढ़ोगे आगे आगे बहुत सारे इसके जो भी है पढ़ोगे, IFRS नहीं मैं कहूँगी इंडियस आप पढ़ोगे, तो इंडियस में भी आप पढ़ोगे कि जैसे IFRS में है कि आप पहली बार अडॉप्शन कर रहे हो IFRS का, तो उसमें आपको कैसे बनाना है अकाउंट्स, उसका नियम क्या है बताया गया है. सिमिलरली इंडिया में भी अगर आप फर्स्ट टाइम इंडियस बना रहे हो तो कैसे बनाना है वो भी बताया गया है कि अचानक से जब आप बना रहे हो कि पहले तो आप पे एप्लीकेबल नहीं था, आप एएस बना रहे थे आराम से, अचानक से आपने कोई क्राइटेरिया मीट कर लिया, अब आप पे ये कंपल्शन हो गया कि आपको तो आईएफआरएस आई मीन उसे इंडियस के हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो उसमें भी कैसे बनाना है उसका एक इंडियस, उसके लिए भी एक अलग से इंडियस बनाया गया है कि ऐसे फॉलो करना. अच्छा ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ जैसे आईएफआरएस में भी था बाहर कि आईएफआरएस किसी को एप्लीकेबल हो गया तो वो आईएफआरएस फर्स्ट टाइम कैसे बनाएगा उसके लिए अलग से बनाया गया है. इंडिया ने भी सेम, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, आईएफआरएस के पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है, बस हल्का हल्का जगह चेंजेस मारा है. तो सेम चीज़ उन्होंने भी इस चीज़ को फर्स्ट टाइम अडॉप्शन को भी कॉपी पेस्ट किया और हल्का हल्का जगह जहाँ जहाँ उसको लगा वहाँ वहाँ उन्होंने चेंज कर दिया. सो आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब कैसे ये डेवलप्ड हुआ, कैसे फाइनल हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Process of development and finalization of Indian accounting standard. As discussed above, accounting standard in India are formulated by accounting standard कौन बनाता है, ICAI का जो बॉडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. The central government prescribed the standard of accounting or addendum thereto as recommended by ICAI.
इन कंसल्टेशन विद एन आफ्टर एग्जामिनेशन एंड ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा। यानी ICAI पूरी तरह से खुद से नहीं बनाता, वो बनाता है फिर नफरा को देता है, नफरा अप्रूव करता है, फिर उसके बाद जाके कहानी आगे बढ़ती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नोटिफाई द स्टैंडर्ड, फिर MCA नोटिफाई करता है कि हाँ ICAI ने बनाया, नफरा ने भी मंजूरी दे दी, चलो अब ये वाला स्टैंडर्ड कंपनी तुम फॉलो कर सकते हो। कैसे? वो ऑफिशियल गैजेट होता है, MCA इशू करता है, पब्लिश करता है अपना गैजेट ऑफ इंडिया, एक पेपर, उसमें वो चीज़ लिख के देता है। अगर आप MCA की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा। तो नोटिफाइड स्टैंडर्ड आर ऑथराइज्ड अंडर इंडियन लॉ। इट मे बी नोटेड दैट IFRS आर बीइंग इशूड रिवाइज। IFRS इशू भी होता है, रिवाइज IFRS की बात कर रही हूँ मैं। IFRS इशू होता है, रिवाइज कौन करेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बाहर वाली जो बोर्ड है उन्होंने ही बनाया, तो वही लोग चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस विद IFRS द इंडियस में भी, अब बाहर वाले लोग IFRS में कुछ कुछ चेंजेस कर रहा है, तो ICAI, हम लोग को जो ICAI है उसको भी उन्होंने जो इंडियस बनाया है IFRS को देख देख के बनाया है। अगर वहाँ पर वो लोग इरेज कर रहे हैं, कुछ एडिट कर रहे हैं, तो हम लोग को भी इंडियस को इरेज और एडिट करना ही पड़ता है उस वजह से। तो accordingly, whenever IASB issue new IFRS or update the current one, Accounting Standard Board of ICAI consider the convergence thereof under Ind AS। तो वो भी इंडियन इकोनॉमी सिनेरियो को देख के उस हिसाब से चेंज कर देता है। वाइल डूइंग सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो इंडिया का है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मैं जब बोलूँगी तो मैं बाहर का बात कर रही हूँ, जब मैं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोल रही हूँ तो मैं इंडिया का बात कर रही हूँ। तो while doing so, accounting standard board provide consideration to local regulatory landscape, business practice, tax and other relevant provision developed exposure draft with proposed carve in carve out from IFRS। The Ind AS setting process can be briefly बताया जाए छोटे में कि कैसे होता है, Ind AS बनता कैसे है। Consideration of preliminary draft prepared बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड रिवीजन देयरऑफ एज नीडेड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही तो है जो पहले एक ड्राफ्ट बना लिया कि हाँ ये मैटर है, फिर उसको सर्कुलेट किया गया ड्राफ्ट को। काउंसिल मेंबर ऑफ ICAI स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी, बाहर की जो बॉडी जैसे कि MCA, ये सेबी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और भी बहुत सारी बॉडी है, उनको सर्कुलेट किया जाता है कि हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये चीज़ में चेंजेस सोचे हैं या ये मैटर पे बनाने का सोचा है। मीटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी टू असर्टेन देयर व्यूज़, उनसे भी सबका व्यूज़ लिया जाता है कि हाँ बताइए आपको क्या लग रहा है, अपना व्यूज़ सबको ही देते हैं। फिर जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था उसको फाइनल किया जाता है, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ इंडियस एंड इट इशुएंस फॉर इन्वाइटिंग पब्लिक कमेंट, फिर पब्लिक से कमेंट भी लिया जाता है। Considering of comment received on the exposure draft and finalization of Ind AS by Accounting Standard Board for submission to the Council of ICAI for consideration and approval for issuance। फिर Accounting Standard Board काउंसिल ऑफ ICAI को देगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो एक पार्ट ही ICAI का, तो उन्होंने जो काम किया काउंसिल को दिखाना पड़ेगा ना, देखिए हम लोग ने ये काम किया है, ड्राफ्ट बनाया, फिर सबसे कमेंट वमेंट ले लिया है और सबका कमेंट भी आ गया, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आपको फाइनल करना है कि नहीं करना। कंसिडरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड इंडियस बाय द काउंसिल ऑफ ICAI एंड फाउंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर लोग बात करके फाइनल कर देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ गड़बड़ लगता है तो ICAI का काउंसिल भी अपना जो भी व्यू देना है वो दे देता है, चेंजेस जो भी करना है वो करके फिर फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है कि हाँ इंडियस टू बी सबमिटेड। अब जो फाइनल हो जाएगा तब आप जाके नफरा को दोगे ना, आप आधा अधूरा तो दोगे नहीं नफरा को, पहले पूरा ख़त्म कर दोगे, फिर जाके नफरा को बताओगे कि देखिए हम लोग ने ये फाइनल करा लिया, आपका क्या कहना है। आप अगर हाँ बोल दोगे तो फिर काम हो जाएगा आगे। तो फाइनल ड्राफ्ट इंडियस टू बी सबमिटेड टू नफरा फॉर विथ ICAI रिकमेंडेशन फॉर नोटिफिकेशन। नफरा रिव्यू एंड प्रोवाइड इनपुट। नफरा को भी कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पर ये चेंजेस होना चाहिए, ये ठीक है, जो भी है वो अपना इनपुट दे के ICAI को बता देता है बिफोर फाइनलाइजेशन। जब सब कुछ फाइनल हो गया तब जाता है सिर्फ MCA सिर्फ उसको पब्लिश करता है। MCA नोटिफाई करता है दैट इंडियस अंडर कंपनीज एक्ट फॉर कंपनीज टू फॉलो विद अनाउंसमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कौन से दिन से एप्लीकेबल करना है MCA बता देगा। तो मेन रोल तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का होता है, सबसे लेके ICAI को देगा और ICAI क्या करेगा, नफरा को देगा, नफरा के बाद MCA में जाके नोटिफाई हो गया। तो समराइज व्यू में दिया हुआ है IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने पहले कुछ चेंजेस या अपडेट किया,
डेलिब्रेशन एंड कंसिडरेशन, उसके बेसिस पे फिर इंडियस में उसको लाइन में लाया गया, फिर उसको सर्कुलेट किया गया, सब ड्राफ्ट को सबका कमेंट वमेंट लिया गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कमेंट फिर ऐड किया गया, मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव, सबसे मीटिंग बॉडी से बात उत करके सबका व्यूज़ ले लिया गया, फिर कंसिडरेशन ऑफ कमेंट सबको कंसिडर करने किया गया, फाइनल बनाया गया। जब फाइनल हो गया तब फाइनल के बाद एक बार वंस फाइनल हो गया फिर नफरा से बाद आपका MCA पोर्टल में आ जाएगा वो कि हाँ ये एप्लीकेबल कर दे रहे हैं हम लोग। ट्रांजिशन फ्रॉम AS to Ind AS, इंडिया मेड अ कमिटमेंट टुवर्ड द कन्वर्जेंस ऑफ Ind AS विद IFRS एट, अच्छा G20 समिट में एक जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर बता दिया था कि हाँ हम लोग भी इंटरनेशनल IFRS की तरफ कन्वर्ज करने का तय कर लिया, इंडिया ने कह दिया था। इन लाइन विद दिस MCA इशू, इस रिलेटेड MCA ने क्या नोटिफाई किया, MCA ने बता दिया एक रोड मैप कि इस कंट्री को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में MC के पास जाता है, MCA नोटिफाई कर देगा कि हाँ कंपनी तुमको फॉलो करना है, इस कंपनी को इस दिन फॉलो करना है, इस तरह की कंपनी को इस दिन फॉलो करना है, या इस तरह की जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है उसको इस दिन फॉलो करना है। तो इस तरह से वो लोग बता देते हैं। तो MCA इशू अ रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Ind AS कन्वर्ज्ड विद IFRS बिगिनिंग विद अप्रैल 2011 में बात चल रहा था, हालांकि उसके काफ़ी टाइम बाद ये फाइनल हुआ कि किस किस दिन होगा। लोग डिफ़र होता रहता है बाद में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि अभी भी बैंकिंग को लेके और इंश्योरेंस को लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कब से वो लोग फॉलो करेंगे, पर हाँ फॉलो करेंगे कभी ना कभी, पर अभी तक उन पर फॉलो नहीं हुआ है, मतलब उन पर मैंडेटरी नहीं किया गया कि इस दिन से आपको फॉलो करना है। So, in the presence of Union Budget 2014-15, the Honorable Minister for Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting proposed the adoption of Ind AS. The minister clarified that the respective regulator will separately notify the date of implementation for bank and insurance company. बैंक इंश्योरेंस कंपनी में कब होगा अभी तक बताया नहीं गया, होगा अभी टाइम है. Also, the standard for tax computation would be notified separately. In accordance with the budget statement, MCA notified companies Indian Accounting Standard Rule 2015. Accordingly, it has notified 39 Ind AS and has laid down Ind AS transition roadmap for companies and non-banking financial कंपनीज NBFC एक्सक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दो तो कंपनीज पे और NBFC पे तो कर दिया गया है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Ind AS कन्वर्ज विद IFRS बाय इंडियन कंपनी इज अ monumental step in the accounting history of India. It was possible due to a relentless and collective effort of regulator and accounting professional of this large growing economy aspiring to the economic superpower in the coming decade. ICA believe that India's implementation has provided better insight into the financial affair of the companies, and India's base financial statement reflect the underlying economic of the transition event in a transparent and unbiased manner. It has also improved the comparability benchmarking of financial of Indian companies with global peers. ग्लोबल कंपनी के साथ कंपेयर किया जा सकता है, देबाई इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडियन कंपनी टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट. अब इंडियन कंपनी भी ग्लोबली जाके compete कर सकता है, क्योंकि बाहर के लोग भी अब इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई क्या है लोग के अकाउंट्स में. IFRS convergence is an ongoing initiative. अब ये जो है ongoing ही होता रहता है. And the process of issuing IFRS is dynamic. The International Accounting Standard Board यानी जिन्होंने IFRS बनाया बाहर की बॉडी, issue new revised IFRS on regular basis to avoid significant change in India's for a period post its transition in India. It was decade to keep the applicability of date of some of the IFRS earlier than its applicability date announced by towards significant change in India's for a period post its transition in India, it was decided to keep the applicability date of some of the IFRS कुछ applicable कर दिया था earlier than its applicability date announced by International Accounting Standard Board. Example, IFRS 15 जो है revenue from contract with customer is effective for annual period beginning on or after 1st January 2017, while in India's 115 उसका similar टाइप का was applicable from 1st April 2018 से अप्लाई किया. क्यों? ताकि ये तो ऑनगोइंग चेंज होता रहता है ना, तो प्रॉपरली अलाइंड रहे चीज़ें कि वहाँ पर उन्होंने चेंज किया, इंडिया में भी उस सबको चेंज करके लाने में इतना टाइम लिया कि हाँ यहाँ से एप्लीकेबल कर देते हैं. हैंड इट वॉजन इम्प्लीमेंटेड इन एडवांस ऑफ IFRS 15. Another example is that IFRS 16 leases which was issued 2016 में इशू हुआ था,
and made effective for annual reporting period beginning on or after 1st January 2019, while in India it in India, India's 116 was applicable from 1st April 2019, यानी जनवरी 19 में हो, यहाँ तो अप्रैल 19 में। रीज़न सिंपल है कि आईएफआरएस के हिसाब से बनाना है ना, तो आईएफआरएस उन्होंने बनाया, नोटिफाई कर दिया। अब इंडियन वाले क्या करें, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, नया वाला वर्जन बना रहे हैं, फिर इशू करें, तो थोड़ा तो टाइम चाहिए उनको, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम गैप रहता है। अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा इंडियस इतना सारा इंडियस के बारे में लोग बात किए, क्या है, कौन कौन से है ये स्टैंडर्ड जो आपसे आप देख रहे हो। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, एक्सप्लोरेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, फाइनेंशियल। अच्छा ये सब है क्या फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया कि हमें दिखाना कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा हमें सिर्फ यही बताता है कि हमें कैसे शो करना है, कोई भी चीज़ को कैसे दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। कोई बड़ा हार्ड वैसा कुछ नहीं है, हर जगह थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, और जैसे जैसे आप करते रहोगे ना प्रैक्टिस, तो अपने आप ही वो क्लिक करता रहेगा, आपको आप देखोगे आपके माइंड में अपने आप ही क्लिक करेगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना आप सुनते रहोगे, उतना आपको वो बहुत क्लियर, बहुत ईजी लगने लग जाएगा चीज़ें। सो बहुत सारे हैं, इंडियस 41 तक एग्रीकल्चर वहाँ तक है। हाउ इंडियस हैज़ बिन नंबर्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया इंडियस कैसे नंबर्ड होता है। पहले आईएएस था, जो आईएएस था उसको हम लोग एएस की तरह यूज़ करते हैं, और फिर उन्होंने जब आईएफआरएस जो बनाया, तो हम लोग ने क्या किया, उसका नाम रख दिया इंडियस 101, 102, 103 ऐसे करके नंबरिंग किया। उन्होंने तो अपना नंबरिंग सिंपल किया है कि आईएएस 1 2 3 करके नंबर किया, फिर जब उन्होंने आईएफआरएस बनाया तो आईएफआरएस को 1 2 करके नंबर किया, पर हम लोग ने क्या किया, सिर्फ इंडियस नाम रखा। नॉर्मली जो नंबर था पहले आईएएस का, उसको तो हम लोग ने वैसे ही लिया है 1 2 3 4, और जो आईएफआरएस बोल के उन्होंने जो इशू किया उसको जो 1 2 3 4 दिया, हम लोग ने इसको 101, 102, 103, इंडियस 101, इंडियस 102, इंडियस 103 ऐसे करके नंबरिंग किया है। So total reporting standard issued under IFRS are 41. Total reporting standard issued under Ind AS are 39. So IFRS 17 insurance contract, IAS 20 accounting and reporting by retirement benefit plan are yet notified by India. तो कुछ कुछ अभी तक इंडिया ने लागू ही नहीं किया, अभी तक उन्होंने लाया ही नहीं इंडिया, क्योंकि कन्वर्ज करना भी बाकी है या कोई प्रोसेस बाकी होगा, तो अभी तक हुआ नहीं है किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। सो ये सब वही बताया गया है। फिर है हाउ इंडियस हैव बीन स्ट्रक्चर्ड, इंडियस को बनाया कैसे गया। इंडियस हैव फॉलोड द स्ट्रक्चर ऑफ आईएफआरएस एंड आईएएस, जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाहर वाला, आईएफआरएस बाहर वाला, उसको फॉलो किया है। एंड हैव नॉट चेंज द सेम, इंडियस रिटेन्ड द पैराग्राफ नंबर, जो पैराग्राफ का नंबर है सब कुछ वैसा ही है, एंड IAS 2 टू अलाउ रीडर टू रेफर बैक सिमिलर गाइडेंस अंडर IFRS and IAS while also appreciating the curve out and curve in. For example, if India's do not contain corresponding paragraph of IFRS, the same number has been kept blank with a note। अगर किसी मैटर पे उन्होंने जैसे यहाँ पर लिखा है, फॉर इफ़ इंडियस डू नॉट कंटेन करस्पॉन्डिंग पैराग्राफ, इंडियस में उस मैटर पे नहीं है तो वो पैरा ब्लैंक ही छोड़ दिया गया है। फिर जैसे पूरा एग्जैक्टली वैसे ही पैराग्राफ नंबर किया गया है, जैसा कि आप अगर आईएफआरएस की जो बुक खोलोगे या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक खोलोगे और उसमें देखोगे कि हर टॉपिक पे जो पैरावाइज बताया गया है, और अगर आप इंडियस का बुक खोलोगे तो सेम उसी पैरावाइज में ही बताया गया है चीज़ों को। Indians have following component and they are generally structured as follow. Objectives. What is the main purpose of for which the Indias is formed and is mentioned in this heading? On a bird eye view, it's mentioned the issuer dealt by it and what objectives seek to achieve from laying the principle in it. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द मेन पर्पस फॉर विच इंडियस इज फॉर्म इज मैंशन इन द हेडिंग, उसके हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि किस लिए वो बना गया है। फॉलोइंग इज इंडियस टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी अब जो भी इंडियस पढ़ोगे हर इंडियस में उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हो कि हम ये वाला इंडियस हम इस रीजन से ला रहे हैं, ये वाला इंडियस हम इस रीजन से लेके आ रहे हैं। स्कोप,
व्हाट द स्टैंडर्ड इंटेंट टू कवर इन इट्स एम्बिट इज मेंशन इन द स्कोप हेडिंग। स्कोप का भी हेडिंग होगा, हर इंडेक्स के अंदर उसका स्कोप बताएगी कि हम इस इंडेक्स में इस मैटर को इस स्कोप को कवर कर रहे हैं। डेफिनेशन भी बताया गया है कि इस टॉपिक पे ये जो पॉइंट है इसका डेफिनेशन ये होगा। कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, दिस इंक्लूड द मेन प्रिंसिपल ऑफ द स्टैंडर्ड, जनरली कंटेंट प्रिंसिपल ऑफ कब रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फर्स्ट टाइम मेजर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब बाद में सेकंड यानी नेक्स्ट ईयर उसी चीज़ को आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर क्या आपको करना है, सब्सिक्वेंट जब मेजर करो तब क्या ध्यान में रखना है, डिस्क्लोजर क्या क्या रखना है, ट्रांजिशन प्रोविजन, पहले एएस से आप इंडेक्स में आए तो कैसे करना उसके लिए भी अलग से है। अपेंडिक्स भी दिया हुआ है, एज एंड वेयर एप्लीकेबल द इंडेक्स ऑल्सो हैज़ अपेंडिक्स which are integral part of the standard. The main consist of explanation of industry specific issue which require detailed guidance, application guidance कुछ टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, रेफरेंस ऑफ मैटर कंटेनिंग इन अदर इंडेक्स को कोई मैटर्स जो है अलग से बताया गया है, पेपर अटैच किया गया है कि हाँ ये मैटर अलग से है, वो सब भी दिया है, यानी पूरा चीज़ है, डेफिनेशन भी है, स्कोप भी है, कंटेंट डिस्क्लोजर एवरीथिंग कवर्ड है। Comparison with IFRS, IFRIC and SIC applicable and relevant for respective index. In each index, certain texts are highlighted in bold while certain are in plain. The text in bold mention the principle while the text in plain mention its applicable guidance. Paragraphs set in bold type and plain type have equal authority. In Index 101, principles are numbered in chronological order, serially numbered है, while detailed explanation or guidance applicable to this principle are included in respective appendices as applicable. अब रोड मैप देखते हैं, रोड मैप में क्या बताया गया है। MCA notify companies Indian Accounting Standard Rule 2015. Accordingly, it has notified 39 Indias and has laid down an India's transition roadmap for companies and NBFCs excluding banking company and insurance company. Banking insurance को छोड़ के बाकी लोग पे mandatory basis पे कर दिया गया है अभी तो। So for listed entity, फेज़ 1 में किनको कहा गया, फेज़ 1 जो आया था उसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल 2016 से एंड ऑनवर्ड्स कोई भी कंपनी अगर देखती है कि वो लिस्टेड हो और उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ लिखा है कंपनीज हुज इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी या तो इक्विटी लिस्टेड है या डेप्थ सिक्योरिटी लिस्टेड है, और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पर भी इंडिया में आउटसाइड में कहीं पर भी आप लिस्टेड हो, एंड साथ ही साथ आपका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज अदर देन दोज कवर्ड, ऊपर वाले को छोड़ दो, अगर कोई ऐसी भी कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है पर नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो आप पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो लिस्टेड हो तो वैसे भी कवर्ड हो जाओगे आप, लिस्टेड हो और साथ में ये भी हो गया, और नहीं भी लिस्टेड हो तब पर भी अगर नेटवर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो भी आप कवर्ड हो जा रहे हो। तो बेसिकली यही मेन है कि अगर नेटवर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप पे एप्लीकेबल हो गया तो आपकी होल्डिंग पे भी एप्लीकेबल हो गया, आपकी सब्सिडरी पे भी एप्लीकेबल हो गया, आपकी जॉइंट वेंचर एसोसिएट पे भी एप्लीकेबल हो गया। आई होप आपको पता हो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट क्या होता है। सो ये मैंने आपको बताया फेज़ 1। फेज़ 2 में क्या कहा गया, अब क्या क्या लिमिट जो है, अब कहा कि अगर आप लिस्टेड हो, कंपनीज हुज इक्विटी डेब्ट सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में बाहर में कहीं पर भी लिस्टेड है, और नेट वर्थ जो है इज़ लेस देन 500 करोड़, यानी आप लिस्टेड हो और 500 करोड़ से कम भी है तब पर भी कवर कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप लिस्टेड हो तो हम आपको कवर कर लेते हैं। यानी फर्स्ट फेज़ में तो कहा गया था लिस्टेड के साथ नेटवर्थ पीछे देखना पड़ेगा, यानी मेनली तो आपको नेटवर्थ देखना ही पड़ेगा। जिस भी कंपनी का नेटवर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था उसको फेज़ 1 में पकड़ लिया कि हाँ आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। फेज़ 2 में कहा गया अगर आप लिस्टेड हो तो भले ही कम क्यों ना है आपका नेटवर्थ, पर आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरे उनको कहा गया कि जो कंपनी
अनलिस्टेड है, चलो लिस्टेड वाले तो चले गए, उनका तो हो ही गया। अब जो अनलिस्टेड है उनमें अगर नेटवर्थ अगर 250 करोड़, पहले तो 500 था ना फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में कहा गया अब एक काम करिए 500 वाले तो कर ही रहे, अब 250 वाले लोग भी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टच कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, आप भी इंड एस फॉलो करेंगे। और सेम होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट इन सबको भी कहा गया कि उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनीज रूल क्लैरिफाइड दैट द रोड मैप शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू कंपनीज हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन, अच्छा याद रखिएगा एसएमई एक्सचेंज, यानी छोटे छोटे जो एक्सचेंज होते हैं, पर्टिकुलरली लिखा हुआ था बीएससी का या जैसे बीएससी का है एसएमई एक्सचेंज, ऐसे कोई भी अगर छोटा छोटा एक्सचेंज होता है उसमें अगर आप लिस्ट करवा के रखे हो तो वहाँ पर तो वो फिर आप पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता, तब हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे, आपको छूट दे रहे हैं, यहाँ साफ लिख दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लिस्टेड हो तो भी आप पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हम आपको माफ़ कर रहे हैं इसमें, इंडिया से आपको करने देते हैं, आप जो नॉर्मल ईयर्स करते हो वही करिए। For the purpose it clarify SME exchange to have the same meaning। SME exchange क्या होता है सेबी में बताया गया हुआ है, ICRDR का जो रेगुलेशन देखेंगे उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब रोड मैप देखते हैं, रोड मैप में क्या बताया गया है। MCA notify companies Indian Accounting Standard Rule 2015. Accordingly, it has notified 39 Indias and has laid down an India's transition roadmap for companies and NBFCs excluding banking company and insurance company. Banking insurance को छोड़ के बाकी लोग पे mandatory basis पे कर दिया गया है अभी तो। So for listed entity, फेज़ 1 में किनको कहा गया, फेज़ 1 जो आया था उसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल 2016 से एंड ऑनवर्ड्स कोई भी कंपनी अगर देखती है कि वो लिस्टेड हो और उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ लिखा है कंपनीज हुज इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी या तो इक्विटी लिस्टेड है या डेप्थ सिक्योरिटी लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पर भी इंडिया में आउटसाइड में कहीं पर भी आप लिस्टेड हो, एंड साथ ही साथ आपका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज अदर देन दोज कवर्ड, ऊपर वाले को छोड़ दो, अगर कोई ऐसी भी कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है पर नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो लिस्टेड हो तो वैसे भी कवर्ड हो जाओगे आप, लिस्टेड हो और साथ में ये भी हो गया, और नहीं भी लिस्टेड हो तब पर भी अगर नेटवर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो भी आप कवर्ड हो जा रहे हो। तो बेसिकली यही मेन है कि अगर नेटवर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप पे एप्लीकेबल हो गया तो आपकी होल्डिंग पे भी एप्लीकेबल हो गया, आपकी सब्सिडरी पे भी एप्लीकेबल हो गया, आपकी जॉइंट वेंचर एसोसिएट पे भी एप्लीकेबल हो गया। आई होप आपको पता हो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट क्या होता है। सो ये मैंने आपको बताया फेज़ 1। फेज़ 2 में क्या कहा गया, अब क्या क्या लिमिट जो है, अब कहा कि अगर आप लिस्टेड हो, कंपनीज हुज इक्विटी डेप्थ सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में बाहर में कहीं पर भी लिस्टेड है और नेट वर्थ जो है इज़ लेस देन 500 करोड़, यानी आप लिस्टेड हो और 500 करोड़ से कम भी है तब पर भी कवर कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप लिस्टेड हो तो हम आपको कवर कर लेते हैं। यानी फर्स्ट फेज़ में तो कहा गया था लिस्टेड के साथ नेटवर्थ पीछे देखना पड़ेगा, यानी मेनली तो आपको नेटवर्थ देखना ही पड़ेगा। जिस भी कंपनी का नेटवर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था उसको फेज़ 1 में पकड़ लिया कि हाँ आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। फेज़ 2 में कहा गया अगर आप लिस्टेड हो तो भले ही कम क्यों ना है आपका नेटवर्थ, पर आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरे उनको कहा गया कि जो कंपनी अनलिस्टेड है, चलो लिस्टेड वाले तो चले गए, उनका तो हो ही गया, अब जो अनलिस्टेड है उनमें अगर नेटवर्थ अगर 250 करोड़, पहले तो 500 था ना फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में कहा गया अब एक काम करिए 500 वाले तो कर ही रहे, अब 250 वाले लोग भी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टच कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, आप भी इंडेक्स फॉलो करेंगे। और सेम होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट इन सबको भी कहा गया कि उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा।
तो कंपनीज रूल क्लैरिफाइड दैट द रोड मैप शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू कंपनीज हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन, अच्छा याद रखिएगा, एसएमई एक्सचेंज, यानी छोटे छोटे जो एक्सचेंज होते हैं, पर्टिकुलरली लिखा हुआ था बीएससी का, या जैसे बीएससी का है एसएमई एक्सचेंज, ऐसे कोई भी अगर छोटा छोटा एक्सचेंज होता है उसमें अगर आप लिस्ट करवा के रखे हो तो वहाँ पर तो वो फिर आप पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता, तब हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे, आपको छूट दे रहे हैं, यहाँ साफ लिख दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लिस्टेड हो तो भी आप पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हम आपको माफ़ कर रहे हैं इसमें, इंडिया से आपको करने देते हैं, आप जो नॉर्मल एयर्स करते हो वही करिए। फॉर द पर्पज इट क्लैरिफाई एसएमई एक्सचेंज टू हैव द सेम मीनिंग। एसएमई एक्सचेंज क्या होता है सेबी में बताया गया हुआ है, आईसीआरडीआर का जो रेगुलेशन देखेंगे उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है। इलास्ट्रेशन 3 इसमें बताया गया है कि एक कंपनी है बी, ठीक है, वो अनलिस्टेड है, ठीक है। अनलिस्टेड यानी हम लोग याद करेंगे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 था कंपनी के लिए। फ़ेज़ 1 में वो कवर थी जो जिनका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था। फ़ेज़ 2 में लिस्टेड हो तो आप कवर्ड ही हो, और नेट वर्थ हम लोग को देखना पड़ता था 250 करोड़ या उससे ज़्यादा। सो यहाँ पर क्या कहानी है, द नेट वर्थ ऑफ कंपनी बी वॉज 600 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2014। ये हम लोग का कट ऑफ डेट है। इस डेट पे देखना पड़ता है क्या रिच हुआ है कि नहीं। अगर इस डेट पे रिच हो जाएगा तब फ़ेज़ 1 या 2 में फॉल करेंगे। 1 में फॉल करेंगे तो अप्रैल 16 से एप्लीकेबल हो जाएगा, और फ़ेज़ 2 में फॉल करेंगे तो अप्रैल 17 से एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये 16 है कि 17 वाले केस में आती है। तो यहाँ लिखा है कि कंपनी का नेटवर्थ जो है 600 करोड़ है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो कंपनी का जो फ़ेज़ 1 था उसमें साफ लिखा हुआ था नेटवर्थ 500 करोड़ या से ज़्यादा, तो आप कवर्ड हो। तो यहाँ तो साफ लिखा हुआ है 600 करोड़ है, तो यानी तो फ़ेज़ 1 में पहले ही कवर्ड हो चुकी है। तो यानी कट ऑफ डेट देखना पड़ता है 31 मार्च 2014। इस कट ऑफ डेट पे अगर आप कवर्ड हो जाते हो तो आपको 16 या 17 पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर 15 क्या था, 15 था वॉलेंटरी, यानी आप चाहो तो अप्लाई कर दो 15 में ही, पर ये वॉलेंटरी बेसिस पे था, आपका मन हो तो नहीं। पर 16 17 वाला जो ईयर मैंने बताया था वो मैंडेटरी था, उसमें तो करना ही पड़ेगा आपको। सो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लिए ये 31 मार्च 2014 कट ऑफ डेट पे इसका रिच हो चुका था, क्राइटेरिया मीट हो गया था, तो इसको 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा सपोज़ कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती उस दिन, तो लेट से होती इनकॉर्पोरेट, यानी 15 में 2015 में या 16 या 17 में इनकॉर्पोरेट होगी, तो क्या उन पे इंडेस नहीं आएगा? ऑफ कोर्स उस पर इंडेस आएगा। तब हमें क्या करना है, तब हमें ये कट ऑफ डेट नहीं देखना है, तब हमें देखना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था। अगर सपोज़ मेरी कंपनी ही बनी है 1 अप्रैल 2017 को, तो उस साल पूरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा 17 का। 18 जब आएगा तब मैं देखूंगी जो मेरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 17 ईयर्स का, 2017-18 वाला, तो उसमें क्या क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं। अगर मीट हो जाएगा तो 1 अप्रैल 18 से ऑनवर्ड करेंगे। यानी ये जब नया नया आया था तो ये कट ऑफ डेट दे दिया गया था। अब इसके बाद जितनी भी कंपनीज़ है वो जब मीट करेंगी तब, अब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके लिए बोल दिया कि आप एक काम करिए 2014 वाला डेट देखिए, अगर आपका क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए हम लोग के हिसाब से जो हम लोग ने रोड मैप बताया है। और अगर क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा है तो जब मीट हो जाएगा तब उसके नेक्स्ट ईयर से आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसको बेहतरीन तरीके से बताया गया है इलास्ट्रेशन 4 में, जिसमें कहा गया है कि नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी 400 करोड़ है। देखिए 2014 में 400 करोड़ क्राइटेरिया मीट नहीं किया उस कंपनी का, ठीक है। फिर क्या हुआ, पर नेक्स्ट ईयर 2015 में मीट कर लिया 600 करोड़, ठीक है। 14 जो कट ऑफ डेट था आपका उस टाइम पे नहीं मीट किया। अगर फिर नेक्स्ट कभी भी मीट कर जाता है तो फिर उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 15 को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बन गया, ऑडिटेड हो गया, देखा गया कि अरे यहाँ तो मीट हो गया क्राइटेरिया, यानी अब हमें ऑनवर्ड नया जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमें इंडियस के हिसाब से बनाना है। तो 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड हम लोग बनाएंगे इंडियस के हिसाब से। अच्छा एक और देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें बताया गया है कि कंपनी डी है, पेरेंट है, ठीक है।
कंपनी, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि एक कंपनी डी है, उसके अंदर है ए, उसके नीचे बी और उसके नीचे सी है। इस तरह से डाउन द लाइन जा रही है कंपनी, ठीक है। ये डी होल्डिंग है, उसके नीचे है ए, उसके नीचे है बी, उसके नीचे है सी। यानी इसकी सब्सिडरी, डी की सब्सिडरी ए की सब्सिडरी बी और बी की है सी। अब डी इज द पेरेंट ऑफ द ग्रुप कंपनी ए। कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ 60 करोड़। तो 60 करोड़ है कट ऑफ डेट में, तो ऑफकोर्स कंपनी डी पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहा और लिखा भी नहीं है कि ये लिस्टेड है, तो ऐसे ही नहीं होगा। बाकी कंपनी को देखते हैं। कंपनी बी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो ये भी नेटवर्थ पे देखना पड़ेगा। लिस्टेड होती तो हम लोग फेज़ 2 में कवर कर लेते, बट ये तो अनलिस्टेड है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, 500 या 250 जो भी क्राइटेरिया था वो मीट कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये एक सब्सिडरी है ए की, बी जो है ए की सब्सिडरी है और बी का मीट कर रहा है, बता दिया गया है। सो हमें पता है जब भी किसी कंपनी का मीट कर जाता है तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसकी जो होल्डिंग है ए, इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसकी जो सब्सिडरी है सी, इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसकी अगर कोई एसोसिएट या जॉइंट वेंचर होती तो उस पे भी एप्लीकेबल हो जाता। डी पे नहीं होगा, तो ए बी सी ये तीनों पे कवर हो रहा है इस वजह से। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। इलास्ट्रेशन जो है, इलास्ट्रेशन जो है 6, इसमें बताया गया है कंपनी डी है, ठीक है। ऑल द कंपनीज इन अबव स्ट्रक्चर, सारी कंपनी बोल दिया अनलिस्टेड है, और जो नेट वर्थ ऑफ द कंपनी ई इज़ 300 करोड़ एंड द नेट वर्थ ऑफ ऑल कंपनीज बिलो 250 करोड़। यानी ई जो कंपनी है इसका नेट वर्थ एक्सीड कर रहा है और किसी कंपनी का एक्सीड नहीं कर रहा, इसका एक्सीड कर रहा है। और सब अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है यानी फेज़ 1 में तो हम लोग नेट वर्थ देखते हैं, फेज़ 2 में कवर करते हैं सारी लिस्टेड को। लिस्टेड तो है नहीं, चलिए 250 वाला क्राइटेरिया हो जाता तो हम लोग कवर कर लेते। यहाँ लिख रहा है कि हाँ सबकी 250 कम है, बस ई का है जो 250 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ई पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ई पे एप्लीकेबल होगा तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सब पे एप्लीकेबल होगा। तो होल्डिंग कंपनी का जब मैं नाम लूँ तो ये आपको दिख रही कंपनी डी होल्डिंग हो गई, उसकी सब्सिडरी दिख रही मुझे एफ़, और ये जो एफ़ है और उसकी जो एसोसिएट है वो जी है। जॉइंट वेंचर दिया नहीं, अगर होता तो वो भी कवर्ड हो जाता। अच्छा, क्या एच और आई पे कवर्ड होगा? नहीं, एच और आई पे कवर्ड नहीं होगा, वो फेलो सब्सिडरी है उस पे नहीं होगा। मेरी खुद की जो होल्डिंग होगी, मेरी खुद की जो सब्सिडरी होगी, मेरी खुद की जो एसोसिएट होगी, मेरी खुद की जो जॉइंट वेंचर होगी उस पे कवर्ड होगा, ना कि मेरी होल्डिंग कंपनी की कोई अगर ऐसी है उस पे कवर्ड नहीं होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लिखते हैं एज मैंशन in India's it is applicable to company, it would be applicable to its holding subsidiary associate joint venture, उसकी खुद की अगर होगी तो ही होगा। ये पूरा डिटेल नरेशन उसी पे दिया हुआ है। इलास्ट्रेशन 7 देख लेते हैं। एबीसी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ 700 करोड़। अच्छा, 700 करोड़ मीट कर रहा है क्राइटेरिया। एबीसी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, अच्छा ये बाहर की कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है। इट हैज़ 2 सब्सिडरी, एक्स है जिसका नेट वर्थ है 600 करोड़ और वाई है जिसका नेट वर्थ है 150 करोड़। तो एक तो मीट हो रही है इधर एक्स। वेदर कंपनी एक्स वाई वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडियाज फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड commencing on or after 1st April on the basis of their own net worth or on the basis of net worth of ABC Inc. हम लोग कंसोलिडेटेड नहीं देखते हैं, हम लोग खुद का देखते हैं कि उस इन कंपनी का क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है, नोटेड दैट एज पर रूल ऑफ द कंपनीज, कंपनी एक्स हैविंग नेट वर्थ, कंपनी एक्स का नेट वर्थ कितना है 600, क्राइटेरिया मीट कर रहा है। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इसको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16 से एज पर कंपनीज का इंडियस के हिसाब से। वाइल कंपनी वाई जो है हैविंग नेट वर्थ 150 का वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिए एबीसी इनकॉर्पोरेट उसकी सब्सिडरी कंपनी एक्स, कंपनी वाई, और
एक्स पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो एक्स पे एप्लीकेबल हो रहा है तो एक्स को इंडियस के हिसाब से बनाना है। वाई पे एप्लीकेबल नहीं है, वाई ना तो एक्स की होल्डिंग है, ना तो एक्स की सब्सिडरी है, ना तो एक्स की एसोसिएट है, तो एक्स की जॉइंट वेंचर है, तो ऐसे केस में वाई पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्स पे एप्लीकेबल होगा। ए बी इंक पे एप्लीकेबल होगा। ए बी इंक अगर बाहर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, तो वो अपना अकाउंट जो है वहीं के हिसाब से बनाएगी, हम लोग के इंडियस के हिसाब से नहीं बनाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो भले ए बी सी इनका देंगे डॉक्यूमेंट्स इंडियस के हिसाब से, अदरवाइज एक्स जो बनाएगा अपना स्टेटमेंट वो खुद अपना इंडियस के हिसाब से बनाएगा और वाई अपना ए एस के हिसाब से बनाएगा। यही लिखा हुआ है, सिंस द फॉरेन कंपनी विच इज नॉट अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट और अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनी इंडियस रूल। क्योंकि बाहर की कंपनी को आप कैसे बोलोगे कि नहीं तुम अपने घर में बैठ के इंडियस बनाओ, वो नहीं बनाएगी। उसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अपने देश में, वो अपने देश के हिसाब से बनाएगी। यहाँ पर जो बैठी हुई है कंपनी, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तुम बनाओ इस कंट्री के हिसाब से, और हमारे कंट्री में एओस और इंडियस चलता है तो आपको इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ की जो कंपनी है, यहाँ पर जो काम कर रही है, उन पे हम बोल सकते हैं। वहाँ के पे बाहर कोई कंपनी बैठी है उस पे हम लोग ये सब नहीं बोल सकते। तो एज द फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंडियस net worth of foreign company ABC would not be the basis for deciding whether Indian subsidiary company X and company Y are required to prepare in financial statement। तो भले एक्स ए बी सी इंक की कितनी भी टर्न नेटवर्थ थी, हम लोग को उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भाई वो बाहर की कंपनी है। कंपनीज एक्ट कंपनी इंडिया की जो कंपनी है या जो कंपनी एक्ट के डेफिनेशन में कवर्ड होती है उन पे एप्लीकेबल करवा सकते हैं। तो फॉरेन कंपनी जो होती है वो कंपनी एक्ट में कंपनी के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होती, उसे हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, कंपनी के डेफिनेशन में कंपनी नहीं बोलते हैं, उसीलिए उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। आई होप फॉरेन कंपनी का ये टॉपिक क्लियर हुआ हो आप लोग को कि फॉरेन कंपनी हम लोग के लिए एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ना कि एक कंपनी के डेफिनेशन में आती है। तो कंपनीज़ के जो भी हम लोग रूल्स पढ़ते हैं वो हम लोग फॉरेन कंपनी पे नहीं बोल सकते। यार यही चीज़ को बताया गया है कि वो बाहर की कंपनी है, हाँ यहाँ पर उसकी कोई सब्सिडरी है, कोई काम कर रही है कंपनी, तो भले हम लोग उस पर बोल सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर सब्सिडरी हो, आप यहाँ पर इंडिया के हिसाब से काम करो। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। इसके आगे है एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी के केस में बताया गया है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रहेगा सेम, जैसे कि हम लोग ने कंपनी में देखा था। उसमें 3 डेट बताए हुए थे, 15, 16, 17। 15 था 1 अप्रैल 15 वॉलंटरी के लिए, 1 अप्रैल 16 फ़ेज़ 1, 1 अप्रैल 17 फ़ेज़ 2। यहाँ पर है 18 और 19, 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 19। फ़ेज़ 1 है 1 अप्रैल 18 से और फ़ेज़ 2 है 1 अप्रैल 2019 से। फ़ेज़ 1 सिमिलर वे में है कि अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप फ़ेज़ 1 में कवर हो जाते हो अगर आप एनबीएफसी हो, और फ़ेज़ 2 है अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप कवर्ड हो जाते हैं। यानी 500 करोड़ वाले में तो पहले ही कवर हो गया फ़ेज़ 1 में, पर जिनका कम था पर 250 करोड़ तक का जो रेंज में आ रहा था उनको सेकंड फ़ेज़ में ले लिया गया। लिस्टेड कंपनी हो तो भी आप फ़ेज़ 2 में कवर्ड हो। और सिमिलरली यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपकी अगर आप कवर्ड हो तो आपकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये चारों लोग भी कवर्ड हो जाएंगे। तो यही बात इसमें बताया गया है। नेटवर्थ सेम डेफिनेशन दिया गया है जो उसमें था, कट ऑफ डेट सेम रहेगा, चीज़ें वहीं पर जैसे थी। और ये भी बताया गया है कि इसमें एनबीएफसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है कि सपोज़ आपकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट, कोई भी एक आपकी एनबीएफसी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एनबीएफसी जैसा कि कहा कि एक बार आप पे एप्लीकेबल तो आपकी पेरेंट्स, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर उन पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो क्या एनबीएफसी पे पहले एप्लीकेबल हो जाएगा? अभी तक वो डेट आया ही नहीं 1 अप्रैल 2019। सपोज़ अगर इमेजिन करो अभी आया नहीं, हम लोग बहुत पहले बात कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा? आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। एनबीएफसी पे जो डेट लिखा है उसी डेट पे एप्लीकेबल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता एप्लीकेबल। यही बताया गया है। इसको बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि देखेंगे, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि सपोज़ एक कंपनी है एक्स, ठीक है, वो एनबीएफसी नॉर्मल कंपनी है, उस पर इंडेक्स होता है अप्लाई 17-18 फाइनेंशियल ईयर से। कंपनी वाई एनबीएफसी है, उस पर इंडेक्स अप्लाई होता है क्योंकि उसके नेटवर्थ 400 करोड़ है तो वो फ़ेज़ 2 में आ रही थी और उसका एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2019 से है। तो ऐसे केस में क्या करे कंपनी एक्स? कंपनी
एनबीएफसी तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी इंडियाज़ 1 अप्रैल 2019 से, क्योंकि उस पर तो अभी देरी है अप्लाई होने में। बट कंपनी एक्स पे तो अप्लाई हो गया 17-18 में, सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी क्या किया, अपना इंडियाज़ बना लिया, ठीक है। फिर जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो एनबीएफसी मांगेगी कि भाई मैं तुम्हारी पेरेंट हूँ, मुझे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना है, आपको मुझे एएस के अकॉर्डिंग दो, मैं तो एएस से बना रहा हूँ तो मुझे भी एएस वाला ही चाहिए। तो इसमें सब्सिडरी कंपनी एक्स को क्या करना पड़ेगा, उसको दो सेट बनाने पड़ेंगे, इंडेस भी और एएस भी। इंडेस बनाना पड़ेगा खुद के लिए क्योंकि वह उस पर एप्लीकेबल है, और एएस बना के देना पड़ेगा पेरेंट कंपनी को, क्योंकि लिए पेरेंट को कंसोलिडेटेड बना के देना है। वंस पेरेंट पे भी एनबीएफसी, वो जो एनबीएफसी उस पर भी इंडेस अप्लाई हो जाएगा, तब थोड़ी मांगेगी वो एनबीएफसी की नहीं नहीं मुझे एएस चाहिए, उसको एएस चाहिए नहीं, फिर उसको इंडेस ही बनाना है खुद का, कंसोलिडेटेड भी इंडेस ही बनाना है। तो फिर वो सामने वाली कंपनी अपनी सब्सिडरी को बोली कि आप मुझे इंडेस दो। बट अभी तो वो एएस बना रही है एनबीएफसी, तो वो एएस ही मांगेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आप सारी कम्स अगर आप पेरेंट हो, आप अपनी जितनी भी सब्सिडरी है उन सबसे बोलोगे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए, और दे के आप उसको कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। तो आपको, अगर आप इंडेस बना रहे हो तो आपको सामने वाले भी इंडेस चाहिए, अगर आप एएस बना रहे हो तो सामने वाले भी एएस चाहिए, ये कहानी रहता है। तो इसीलिए कंपनी एक्स को दोनों बनाने पड़ेंगे, एएस भी, ताकि वो कंसोलिडेशन के लिए दे सके अपनी पेरेंट कंपनी को, और इंडेस खुद के लिए। बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी में अभी एप्लीकेबल नहीं है। जब बैंकिंग में जब आरबीआई बताएगी तब होगा एप्लीकेबल, इंश्योरेंस में आईआरडीए जब बताएगा तब होगा एप्लीकेबल। म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल हो चुका है और डेट बता दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। इसमें बताया गया है रेलिवेंट सेक्शन रेफरिंग टू इंडियस इन कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स। कहाँ कहाँ इसका जिक्र है कंपनी एक्ट में, लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में स्टेट है दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड means the standard of accounting or any addendum thereto for companies or classes of company referred to in section 133। सेक्शन 133 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, नफरा से कंसल्ट करके, जो लोग जानते थे पहले नफरा से कंसल्ट करते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पास करती है, या एमसीए में कहूँ उसे पास करती है, अंडर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 133। फिर सेक्शन 129 सजेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनीज कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 133। सेक्शन 133 मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन के अंडर गवर्नमेंट पावर एंड नोटिफाई करेगी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है, यानी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्रूव कर रही है, एप्लीकेबल है, ऐसे बताती है इस सेक्शन के अंदर। सो 133 का बहुत जगह जिक्र आता है। सेक्शन 129 में भी जिक्र है कि ट्रू एंड फेयर बनाना पड़ता है। ट्रू फेयर कब मानेंगे, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 133 में बोला गया है उसको कंप्लाई किया होगा। सेक्शन 134 में बताया गया है कि अ स्टेटमेंट दैट द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड व्हाइल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रेफर्ड relating to material departure shall be given in the director responsibility statement। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या, एक डॉक्यूमेंट है हर कंपनी बनाती है, उसमें लिखती है कि हमने इंडेस को कंप्लाई किया है, तो ये लिखना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, पूरा लिखना पड़ता है कि हाँ कंप्लाई किया है इंडेस को। सेक्शन 143 ऑडिटर हैज़ टू ओपाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शन 143 में बताया गया कि ऑडिटर भी एक स्टेटमेंट देगा कि हाँ उसने भी कंप्लाई किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो काफ़ी जगह रेफरेंस आ रहा है, एक बार डायरेक्टर बोल रहा है कि हाँ हमने कंप्लाई किया, ऑडिटर बोल रहा है हमने कंप्लाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बता रहा है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हें कंप्लाई करना है। और सेक्शन 129 में भी बताया गया है कि ट्रू फेयर तब मानेंगे जब 133 में जो बोला गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फॉलो हुआ है कि नहीं। सेक्शन 230 में भी बताया गया है पावर टू कॉम्प्रोमाइज़ और मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर एंड मेंबर्स, मर्जर अमलगमेशन होगा, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट टू बी सैंक्शन, ट्रिब्यूनल्स को तभी सैंक्शन करेगी, यानी अरेंजमेंट और जब कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कुछ होता है मर्जर अमलगमेशन, तो ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगता है, वो तब अप्रूवल करती है जब वो देखती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है कि नहीं, वो भी कौन सा 133 वाला, यानी 133 में जो जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं वो फॉलो हुआ है कि नहीं। अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस भी करना, वी स्टेटेड नो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी सैंक्शन बाय ट्रिब्यूनल। शेयर कैपिटल रिड्यूस भी नहीं करने देगी ट्रिब्यूनल जब तक वो देखेगी कि सेक्शन 133 कंप्लाई हुआ है कि नहीं। तो ये बताया गया था अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंपनीज एक्ट में।
सेबी के रूल्स और रेगुलेशन में भी बताया गया है कि सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल से समझो कि आप कभी कोई एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल करते हो, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ़ाइल करते हो कहीं पर, तो सपोज़ आपने एएस में बना के दिया उसको, ठीक है? उसका जो कंपैरेटिव दोगे वो भी एएस में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 3 साल का फ़ाइल करना है, यहाँ पर स्पेशली लिस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, अगर आप लिस्टिंग करा रहे हो, तो आपको कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट फ़ाइल करना पड़ते हैं। ये लिखा हुआ है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल का डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, टू बी डिस्क्लोज़ इन ऑफर डॉक्यूमेंट। सभी आईसीडी या रेगुलेशन जब आप इश्यू करने जाते हो सिक्योरिटीज़, तो आपको क्या करना पड़ता है फर्स्ट टाइम जब इश्यू करने जाते हो, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ऑफर डॉक्यूमेंट में 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का देना पड़ता है, आपका क्या स्टेटस था। तो जो आप डॉक्यूमेंट दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, सपोज़ आप पे इंड एस इस साल एप्लीकेबल होगा और पिछले 2 साल आपका एएस चल रहा था, तो ऐसे केस में आप क्या दोगे? इंड एस और एएस मिक्स करके? नहीं, आप इंड एस दोगे और पिछले यानी 2 साल का भी इंड एस दोगे, टोटल 3 ईयर का देना है आपको। ये तो इंड एस जाएगा ही और पिछले 2 साल का भी आपको इंड एस के अकॉर्डिंग ही बना के देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एएस और इंड एस 2 अलग दोगे, तो क्या उसको रीड करने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि एएस का अकाउंटिंग बहुत अलग है इंड एस से। सो कंपैरिज़न करना, उसको समझना, कंसिस्टेंसी रहे अंडरस्टैंडिंग में कि हाँ, अच्छा ये इसमें ये हुआ था, तो समझना भी आसान होगा चीज़ों को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान होगा। अदरवाइज़ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी समझने में कि एक ईयर में आप कुछ और कर रहे हो, दूसरे ईयर में कुछ और कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि क्या कहना चाहता है। इसीलिए बताया गया है कि शेड्यूल 3 में भी आपको ध्यान में रखना है, 3 डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न 1, 2, 3 और 3 पार्ट होते हैं हर डिवीज़न के अंदर। पार्ट 1, 2, 3। डिवीज़न 1 एप्लीकेबल होता है जो एएस फॉलो कर रही है, डिवीज़न 2 एप्लीकेबल होता है जो इंड एस फॉलो कर रही है और डिवीज़न 3 एप्लीकेबल होता है जो एनबीएफसी फॉलो कर रही है। ये सब डिवीज़न में क्या बताया गया है? इस डिवीज़न में बताया गया है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कैसे है, मतलब उसका फॉर्मेट कैसे है, किसको पहले लिखना है, कौन सा चीज़ को बाद में लिखना है, उसकी हेडिंग क्या देनी है। तो ये सब चीज़ें जो है शेड्यूल 3 में बताई गई है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और उसके अंदर भी पार्ट 1, 2, 3 बताया, हर डिवीज़न के अंदर पार्ट 1, 2, 3 है। बैलेंस शीट, पीएल और जनरल प्रिपरेशन कंसोलिडेशन के लिए। तो पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएल और पार्ट 3 कंसोलिडेशन बनाएँगे, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें क्या फ़ॉलो करना है। तो ये है एप्लीकेबिलिटी फॉर्मेट के बारे में हो गया बात। कि शेड्यूल 3 है, उसके अंदर डिवीज़न 1, 2, 3 पार्ट 1, 2, 3। शेड्यूल 3 है, आपका फॉर्मेट बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब एएस के लिए हम लोग को देखना है, डिवीज़न शेड्यूल 3 खोलेंगे, उसके अंदर देखेंगे 3 डिवीज़न दिया हुआ है। डिवीज़न 1 के बारे में बताया है, फिर नीचे देखेंगे डिवीज़न 2 के बारे में बताया, फिर पेज चेंज करके आप देखोगे डिवीज़न 3 के बारे में बताया है। तो डिवीज़न 1 एएस जो बनाएगा वो लोग फॉलो करेंगे। डिवीज़न 2 वाला जो फॉर्मेट बताया गया है वो फॉलो करेंगे जो इंड एस बनाएँगे और डिवीज़न 3 वाला जो भी फॉर्मेट बताया गया है वो वो लोग फॉलो करेंगे जो एनबीएफसी कैटेगरी में है। इसके बाद आता है गाइडेंस नोट ऑन डिवीज़न 2 टू शेड्यूल 3 टू कंपनीज़ एक्ट। डिवीज़न 2 मैंने बताया, शेड्यूल 3 हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। उसके अंदर 1, 2, 3 3 डिवीज़न थे। डिवीज़न 2 था आपका इंड एस वाला। तो इंड एस में कुछ-कुछ ख़ास बातें ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं, वो गाइडेंस नोट में बताई गई है और वही नीचे कवर किया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बताया गया है शेड्यूल 3 में। अब देखोगे शेड्यूल 3 में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि ये लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है, इसलिए लैंड और बिल्डिंग दोनों का कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा, मतलब दोनों को अलग से दिखाना पड़ता है। ये लैंड का अमाउंट है, ये बिल्डिंग का अमाउंट है। ये दोनों का बाइफर्केशन मतलब डिफरेंस दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ, इतना लैंड अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, इतना बिल्डिंग अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाओगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में यही बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि जो सपोज़ आप कुछ फिक्स एसेट खरीद रहे हो, उसके लिए आपने कुछ पैसे दिए सप्लायर को, तो वो जो उसको बोलते हैं कैपिटल एडवांस। आपने कैपिटल खरीदने के लिए कुछ एडवांस दिया है, इसको आप कैसे शो करोगे? इसको आप शो करोगे अदर नॉन करंट एसेट में। ऑफ कोर्स वो करंट एसेट नहीं है, आप नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए आपने पैसे दिए, तो अदर नॉन करंट एसेट में हम लोग उसको शो करेंगे। नॉन करंट एसेट में आप एसेट तो दिखा नहीं सकते, एसेट तो अभी तक आया नहीं है, तो बचा क्या, अदर नॉन करंट एसेट बोल के शो करोगे। कैपिटल डब्ल्यूआईपी नहीं शो करोगे। इसके अलावा बताया गया है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी आपको कैसे शो करना है शेड्यूल 3 में बताया गया है। अगर आप वो कोटेड इन्वेस्टमेंट है उसका फेयर वैल्यू दिखाओ, अनकोटेड है वो भी बताओ। 113 फेयर वैल्यू से डील करता है तो फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में 113 बताया गया इंडिया 113 में। सो ये सब उसमें कवर्ड है। और एक और बताया कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो होता है, कई बार क्या होता है जब आप कंपनी में शेयर होल्डर्स शेयर किसी को खरीदना है तो कुछ पैसे देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी देते हैं, अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। पहले पैसे देते हैं फिर कंपनी उसको अलॉट करेगी शेयर। तो पैसे मिल गए हैं, अभी कंपनी ने अलॉट नहीं किया, तो ऐसे ही केसेस में उसको हम लोग को दिखाना पड़ता है अदर नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट, अदर नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट के हेडिंग के अंदर दिखाना पड़ता है, ये बताया है। इसके अलावा बताया है कि इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट इन नेचर सच शेयर एप्लीकेशन मनी शैल अकॉर्डिंगली बी डिस्क्लोज अंडर अंडर अदर करंट। अगर करंट पोर्शन होगा कुछ उसका तो अदर करंट फाइनेंशियल एसेट। अगर लॉन्ग टर्म है, अगर वो नॉन करंट की कैटेगरी में आता है तो नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट, अगर वो करंट कैटेगरी में आता है तो करंट फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाए, अगर 1 साल से कम लगेगा तो उसको करंट दिखाएंगे, अदरवाइज पैसे दिखाएंगे। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। शेड्यूल 3 में भी आपको ध्यान में रखना है 3 डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1 2 3 और 3 पार्ट होते हैं हर डिवीजन के अंदर। पार्ट 1 2 3। डिवीजन 1 एप्लीकेबल होता है जो एएस फॉलो कर रही है, डिवीजन 2 एप्लीकेबल होता है जो इंडेस फॉलो कर रही है, और डिवीजन 3 एप्लीकेबल होता है जो एनबीएफसी फॉलो कर रही है। इस सब डिवीजन में क्या बताया गया है, इस डिवीजन में बताया गया है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कैसे है, मतलब उसका फॉर्मेट कैसे हो, किसको पहले लिखना है, कौन सा चीज़ को बाद में लिखना है, उसकी हेडिंग क्या देनी है। तो ये सब चीज़ें जो है शेड्यूल 3 में बताई गई है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और उसके अंदर भी पार्ट 1 2 3 बताया, हर डिवीजन के अंदर पार्ट 1 2 3 है। बैलेंस शीट, पीएल और जनरल प्रिपरेशन कंसोलिडेशन के लिए। तो पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएल और पार्ट 3 कंसोलिडेशन बनाएंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें क्या फॉलो करना है। तो ये है एप्लीकेबिलिटी फॉर्मेट के बारे में हो गया बात कि शेड्यूल 3 है उसके अंदर डिवीजन 1 2 3 पार्ट 1 2 3। शेड्यूल 3 है आपका फॉर्मेट बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब एएस के लिए हम लोग को देखना है, डिवीजन शेड्यूल 3 खोलेंगे उसके अंदर देखेंगे 3 डिवीजन दिया हुआ है। डिवीजन 1 के बारे में बताया, फिर नीचे देखेंगे डिवीजन 2 के बारे में बताया, फिर पेज चेंज करके आप देखोगे डिवीजन 3 के बारे में बताया। तो डिवीजन 1 एएस जो बनाएगा वो लोग फॉलो करेंगे, डिवीजन 2 वाला जो फॉर्मेट बताया गया है वो फॉलो करेंगे जो इंडेक्स बनाएंगे, और डिवीजन 3 वाला जो भी फॉर्मेट बताया गया है वो लोग फॉलो करेंगे जो एनबीएफसी कैटेगरी में है। इसके बाद आता है गाइडेंस नोट ऑन डिवीजन 2 टू शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट। डिवीजन 2 मैंने बताया, शेड्यूल 3 हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, उसके अंदर 1 2 3 3 डिवीजन थे। डिवीजन 2 था आपका इंडेस वाला, तो इंडेस में कुछ कुछ खास बातें ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं वो गाइडेंस नोट में बताई गई है और वही नीचे कवर किया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बताया गया है शेड्यूल 3 में। अब देखोगे शेड्यूल 3 में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि ये लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है। इसलिए लैंड और बिल्डिंग दोनों का कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा, मतलब दोनों को अलग से दिखाना पड़ता है, ये लैंड का अमाउंट है, ये बिल्डिंग का अमाउंट है। ये दोनों का बाइफर्केशन मतलब डिफरेंस दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ इतना लैंड अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, इतना बिल्डिंग अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाओगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में यही बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो सपोज़ आप कुछ फिक्स एसेट खरीद रहे हो, उसके लिए आपने कुछ पैसे दिए सप्लायर को, तो वो जो उसको बोलते हैं कैपिटल एडवांस, आपने कैपिटल खरीदने के लिए कुछ एडवांस दिया है। इसको आप कैसे शो करोगे, इसको आप शो करोगे अदर नॉन करंट एसेट में। ऑफकोर्स वो करंट एसेट नहीं है, आप नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए आपने पैसे दिए, तो अदर नॉन करंट एसेट में हम लोग उसको शो करेंगे। नॉन करंट एसेट में आप एसेट तो दिखा नहीं सकते, एसेट तो अभी तक आया नहीं है, तो बचा क्या, अदर नॉन करंट एसेट बोल के शो करोगे, कैपिटल डब्ल्यूआईपी नहीं शो करोगे। इसके अलावा बताया गया है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी आपको कैसे शो करना है शेड्यूल 3 में बताया गया है। अगर आप वो कोटेड इन्वेस्टमेंट है उसका फेयर वैल्यू दिखाओ, अनकोटेड है वो भी बताओ। 113 फेयर वैल्यू से डील करता है तो फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में 113 बताया गया इंडिया 113 में। सो ये सब उसमें कवर्ड है। और
एक और बताया कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो होता है, कई बार क्या होता है जब आप कंपनी में शेयर होल्डर्स शेयर किसी को खरीदना है तो कुछ पैसे देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी देते हैं, अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। पहले पैसे देते हैं फिर कंपनी उसको अलॉट करेगी शेयर। तो पैसे मिल गए हैं, अभी कंपनी ने अलॉट नहीं किया, तो ऐसे ही केसेस में उसको हम लोग को दिखाना पड़ता है अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट, अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट के हेडिंग के अंदर दिखाना पड़ता है, ये बताया है। इसके अलावा बताया है कि इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इन नेचर सच शेयर एप्लीकेशन मनी शैल अकॉर्डिंगली बी डिस्क्लोज अंडर अंडर अदर करंट। अगर करंट पोर्शन होगा कुछ उसका तो अदर करंट फाइनेंशियल एसेट, अगर लॉन्ग टर्म है, अगर वो नॉन करंट की कैटेगरी में आता है तो नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट, अगर वो करंट कैटेगरी में आता है तो करंट फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाए, अगर 1 साल से कम लगेगा तो उसको करंट दिखाएंगे, अदरवाइज पैसे दिखाएंगे। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बताया गया है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जब हम लोग कुछ सेल करते हैं क्रेडिट पे, पैसे आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं हैं, क्रेडिट पे है तो यानी बाद में मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, मिलने वाले पैसे हमें, वैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बैलेंस शीट में ये जो ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, इसको कहाँ लिखना है हम लोग को, तो इसको हम लोग को फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल एसेट के अंदर जाएगा ये वाला चीज़। हाँ, यहाँ पर दिखा अदर फाइनेंशियल एसेट, तो जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें करंट पोर्शन जो है वहाँ पर लिखा होगा अदर फाइनेंशियल एसेट, वहाँ पर हम लोग को शो करना है इस चीज़ को। शेड्यूल 3 ने कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल के केस में आप डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड दोनों को अलग से सेपरेट करके शो करो। कुछ ट्रेड रिसीवेबल है, आपको पैसा मिलने वाला है, हो सकता है वो कुछ डिस्प्यूटेड है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और कुछ अनडिस्प्यूटेड है यानी वो पक्का पक्का है मिलने वाला, तो दोनों को अलग से शो करो। डिस्प्यूटेड लिख के डिस्प्यूटेड का अमाउंट, और अनडिस्प्यूटेड लिख के वो वाला अमाउंट शो करना पड़ता है हमें। अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट, इसमें बताया गया है कि लीज से रिलेटेड कि फाइनेंशियल लीज का कैसे आपको डिस्क्लोजर करना है। फ्रेंड्स, इसमें जितना भी आपको बताया गया अभी क्लैरिटी नहीं आएगा जब तक आप सम्स नहीं देखोगे। इस पर एक प्रॉपर सम्स है, जब आप वो देखोगे तो आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सब में बताया कि इस पॉइंट पे डिस्क्लोजर कैसे देने हैं। करंट एसेट, शेड्यूल 3 बोलता है कि करंट नॉन करंट करके दिखाना पड़ता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें बताया गया है कि बैंक ओडी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल कैश है और जो बैंक में कैश रखा हुआ है वो भी, हाँ, सेविंग में पड़ा हुआ है या करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी कैश इक्विवेलेंट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कुछ है तो उसको भी जब हम कैश कैश इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एकदम माइनस सब्ट्रैक्शन उसको इंक्लूड करेंगे। सिमिलर लाइन में करंट टैक्स के बारे में बताया गया है कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स उसका ध्यान रखना पड़ता है। इफ़ अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट या प्रायर पीरियड एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू फॉर द पीरियड, तो ऐसे केस में क्या होगा, देन सच एक्सेस टैक्स शैल बी रिकॉग्नाइज एन एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। बोरोइंग को कैसे डिस्क्लोज करना है, शेड्यूल 3 में क्या बताया गया है। वही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, ट्रेड पेबल क्या होता है आपको पता है। परचेज सेल से रिलेटेड अगर जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल है और मुझे देना है। अगर मैंने कुछ परचेज़ किया है मुझे देना है सप्लायर को, वो ट्रेड पेबल है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को ट्रेड पेबल में नहीं रखना है, ये बताया गया है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जैसे जैसे कि कोई पीएफ का कंट्रीब्यूशन है तो वो मुझे पीएफ के लिए देना है, लायबिलिटी है, उसको मैं ट्रेड पेबल में नहीं रखूँगी। ट्रेड पेबल यानी मैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो मुझे पेमेंट करना है वो ट्रेड पेबल है मेरे लिए। करंट बोरोइंग, उससे रिलेटेड अदर करंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, यहाँ पर काउंटर गारंटी की मैं बात कर रहा है। काउंटर गारंटी क्या होती है। इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सेप्शनल आइटम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग रेवेन्यू कब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्रॉस बेसिस पे कि नेट बेसिस पे, डिपेंड करता है कि आप प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहे हो कि एजेंट की तरह। एक्सेप्शनल आइटम को डिस्क्लोजर। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो जब तक हम लोग सम्स नहीं देखेंगे ना वो क्लैरिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ये पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, समरी पे आ गया है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको समझा दिया ऊपर ऊपर से जितना पॉसिबल था, और जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो डिटेल पॉइंट्स है इसमें वो आपको सम्स देख के समझ में आएगा।
इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सम्स, क्योंकि एक बार थ्योरी कवर हो गया, अब हम लोग सम्स पे जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वाला उसका पार्ट 2 होगा, उसमें होगा सिर्फ सम्स, ताकि जितने भी पॉइंट्स थे जो मैंने ऊपर ऊपर से समझाए थे, उसको मैं इन डेप्थ कवर कर दूँ एग्जाम्पल के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू। बाय बाय।